गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर स्मिता पाल दोबारा फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपको सिलेबस के लिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट वीडियो में कि जब हमने सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का हमें चुनाव क्यों करना चाहिए और क्या क्या रिलेवेंसी है, उसका क्या क्या संबंध है अन्य विषयों के साथ, तो जब हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की थी हम लोगों ने सारी चीज़ों के ऊपर, तो याद कीजिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी एंड देन उसमें वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। तो देखिए सिलेबस की जानकारी हमें होनी ही चाहिए और इसलिए यदि हमें सिलेबस बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर पहले ही जब हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहे हैं या उसके विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं और हमें 2-3-4 सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता चल जाए तो हम अपने आप को मेंटली ठीक तरीके से तैयार कर पाते हैं कि क्या हम उस सिलेबस के साथ कहीं एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपरी 2-4 टॉपिक्स जानते हैं कि अच्छा इस विषय के अंदर ये टॉपिक्स हैं, हम उसके साथ चीज़ों को शुरू करते हैं, लेकिन अंदरूनी जब इंटरनली हम पढ़ते चले जाते हैं, हमें 2-4 महीने हो जाता है उस वैकल्पिक विषय को पढ़ते हुए, तो हमें दिखाई देता है कि नहीं अच्छा इस 2 टॉपिक्स इसमें हमारे बिल्कुल समझ से परे हैं या ये जो विषय हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, या अगर अपनी ओर से हम देखें तो शायद अपनी ओर से इसमें ज़्यादा कुछ इनपुट या जो अपनी ओर से बहुत ज़्यादा एफर्ट है हम इसमें नहीं लगा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल परंपरा है कि हम आपको एक बार विषय के पाठ्यक्रम या सिलेबस के बारे में ठीक से फिल्ट्रेशन के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर दें ताकि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आसान हो जाए। तो अब देखिएगा आपके सामने ये सिलेबस है और एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस समाजशास्त्र में 2 पेपर हैं, एक है सोशियोलॉजी 1, एक है सोशियोलॉजी 2। तो एक है प्रश्न पत्र 1 क्वेश्चन पेपर 1 एंड प्रश्न पत्र 2 क्वेश्चन पेपर 2। तो जो प्रश्न पत्र 1 है, मैंने लास्ट भी आपको समझाया था कि प्रश्न पत्र 1 है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, एक तरीके का कंटेम्परेरी पेपर है जिसे हम परंपरागत जो विषय है वो भी कहते हैं, मतलब कि जहां पर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रैंडमली मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में हम इसको पढ़ेंगे, अनुसंधान पद्धतियाँ एवं विश्लेषण की हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे, देन उसके बाद समाजशास्त्री चिंतकों के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक सो, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशियोलॉजी बच्चे लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उसमें से पीछे हट जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं मतलब इतने सालों से बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मैंने पीएचडी किया है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला विषय है वो मुझे लगता है कि ये 6 थिंकर्स हैं जो बच्चों को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं कि वो सोशियोलॉजी ना लें। मतलब ये 6 थिंकर शायद उन्हें परेशान करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आई प्रॉमिस टू यू कि जो मैंने लास्ट भी आपको प्रॉमिस किया था कि हम इतने बेहतरीन तरीके से इन थिंकर्स को पढ़ेंगे एंड लाइक एक स्टोरी टेलर की तरह मैं आपको इन थिंकर्स की स्टोरी बताऊंगी एंड उस स्टोरी के अंदर मैं उनके सारे थॉट्स को, उनके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दूंगी। तो ये चीज़ें होंगी। देन उसके बाद जो स्तरीकरण एवं गतिशीलता, कार्य एवं आर्थिक जीवन, राजनीति एवं समाज, धर्म एवं समाज और नातेदारी की व्यवस्थाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगा, और आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन। तो ये जो 10 टॉपिक्स है लास्ट भी याद कीजिए मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ से जो हमारा शुरू होगा वो पेपर 2 शुरू होगा, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ये पेपर 2 होगा, तो ये इस तरीके से ये टॉपिक्स देखिए, रैंडमली अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, बट हम लोग क्या करेंगे अभी हम एक एक चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे। तो चलिए अब देखिएगा कि मैंने वही चीज़ जो आपसे बोली कि हमें सबसे पहले एक बार सिलेबस के ऊपर पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, इसलिए ताकि चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और जो बुक्स पढ़नी होंगी वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी, अगर हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर हम घर बैठे चाहते हैं कि थोड़ी बहुत तैयारी हम घर बैठे अभी कर लें, तो हम चाहेंगे कि उसके लिए आपको कुछ पुस्तकें मैं बता दूं आपको, ताकि आप मान लीजिए जून में मलूका आईएएस में बैचेस शुरू हो रहे हैं,
लगभग मैं बता रही हूँ। बाकी तो ऑब्वियसली बात है, आपको उनके टोल फ्री नंबर या इंक्वायरी नंबर्स पे कॉल करके बात करनी पड़ेगी। तो मलुका इसमें जहाँ तक और सब जगह पर जून में ही ऑप्शनल दिल्ली के अंदर शुरू होते हैं। तो तब तक के लिए मैं चाहूँगी कि जो मैं बुक्स बताऊँ तो आप घर बैठे बैठे उनकी स्टडी अच्छी तरीके से कर लें, ताकि आपका जो एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाए, एंड देन यू कैन ज्वाइन द आवर बैचेस। ठीक है, चलिए। सो देखिए, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चाहेंगे कि आज इस सिलेबस को फिल्टर करें। अब देखिए, जो इसमें पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज समाज शास्त्र के मूल सिद्धांत। ठीक है, क्या? समाज शास्त्र के मूल सिद्धांत, ये हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है, समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। अब देखिए, टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा है कि समाज शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत मतलब जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी की, हम उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल, क्या क्या मूलभूत सिद्धांत है जो समाज शास्त्र के अंदर, मतलब हमें ये बताने के लिए कि समाज शास्त्र की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, उसका आविर्भाव कैसे हुआ, उसका विस्तारण या उसका फैलाव कैसे हुआ, और किस तरीके से समाज शास्त्र एक विषय के रूप में आया। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इतना बता सकती हूँ कि अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट के साथ जाते हैं ऑप्शनल में, मतलब मान लीजिए आप हिस्ट्री के साथ या ज्योग्राफी के साथ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो डेफिनेटली आई कैन से कि मतलब अगर आप उसको कंपेयर करते हो सोशियोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के साथ और फर्स्ट पेपर के अंदर, तो डैम श्योर आई कैन से कि आपको सबसे इजी, सबसे इंटरेस्टिंग एंड मतलब जिसे हम कहते हैं कि बिना पढ़े ना पढ़े, कोई अध्ययन आपने नहीं किया, उसके बिना भी अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन विषयों पर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया कि बिल्कुल ठीक बात है कि जब एक एस्पिरेंट अपना पूरा भविष्य लगाता है, मतलब एक इतनी बड़ी सेवा में जाने के लिए, जब वो अपने इतने समय को, अपने धन को, अपने हार्ड वर्क को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको हमारी बातों पर विश्वास ना करके एक बार अपने लेवल से इन 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं कि किनको आपको वैकल्पिक विषय के रूप में लेना है, तो डेफिनेटली आपको एक बार उनका अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए, ताकि ठीक तरीके से आपके सामने जो ट्रांसपेरेंसी है वो आ सके। तो देखिए, पहला इसका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है दैट इज समाज शास्त्र विद्या शाखा। तो समाज शास्त्र विद्या शाखा, विद्या शाखा मतलब वही है कि हम समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो विद्या शाखा का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, या अध्ययन का तरीका, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो अध्ययन का तरीका, तो उसमें देखिएगा हमारे पास 3 टॉपिक है, का, खा और गा। और पहला टॉपिक है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाज शास्त्र का आविर्भाव। तो ये सिलेबस हमें बताने की कोशिश करता अपने पहले ही टॉपिक से कि बेसिकली यूरोप में जो आधुनिकता आई, जैसे आपने बहुत सारे हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो आपने हिस्ट्री में खास तौर से, या भी आपने अध्ययन नहीं किया है, और कुछ न्यू कमर्स है जो मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अध्ययनरत रहे हैं या उन्होंने घर बैठकर कोई सेल्फ स्टडी की और हिस्ट्री का अध्ययन किया है, तो समझ रहे हैं कि बेसिकली यूरोप से आधुनिकता आई थी। ठीक है ना, और जिसे कि वहां पर एक तरीके से पुनर्जागरण का जो काल है वो कहा जा रहा था, एनलाइटमेंट एज भी उसे वहां पर कहा जा रहा था, और इस तरीके से वहां पर आधुनिकता आती है यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर जो मेनली आधुनिकता आती है वो बताया जाता है कि खास तौर से 1760 की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, करेक्ट, जो 1760 के आसपास वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, वहां से हम मानते हैं कि बेसिकली आविर्भाव होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो यूरोप में कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का काल चल रहा था, और बराबर तरीके से आपको पता है कि 2 धर्मों के बीच भी वहां पर क्लैशेस, एक्चुअली धर्म तो एक ही था जो था कैथोलिक, पर उसके अपोज में उसको प्रोटेस्ट करते हुए दूसरा धर्म आ रहा था, और दैट वाज कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट। तो उसको लेकर किस तरीके से यूरोप में आधुनिकता आती है, लोग किस तरीके से नए नए विचारों को अपनाते हैं।
तो देखिएगा कितनी बढ़िया श्रृंखला, कितनी बढ़िया चैन बनाई गई है सिलेबस के अंदर। तो जब हम बात करते हैं कि यूरोप के अंदर जब लोग जागरूक होते हैं, यूरोप के अंदर जब लोग के अंदर पुनर्जागरण की बात आती है, नई शिक्षा उनके अंदर जन्म लेती है, तो ऑब्वियसली वो चीजें जो है वहां के समाज में सामाजिक परिवर्तन करती हैं। समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कि यूरोप की आधुनिकता जन्मदात्री बनती है किसकी? यूरोप में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की। और किसी भी समाज में ऑलवेज रिमेंबर कि जब किसी भी तरीके से नया कॉन्साइंस आता है, एक एनलाइटमेंट आता है, लोग नई नई चीज़ों की ओर, नई नई शिक्षा की ओर, नई नई तकनीकी की ओर अग्रसर होते हैं, तो ये डैम श्योर बात है कि उस सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटल चेंज होता ही होता है। अब वो सोसाइटल चेंज क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसी बात का अध्ययन करता है हमारा समाजशास्त्र नाम का विषय। ठीक बात है। तो एक तो ये इस वजह से कि यूरोप में आधुनिकता और उसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन। जब सामाजिक परिवर्तन होता है यूरोप के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बात को समझ गए होंगे कि इसका मतलब है कि वहां पर समाजशास्त्र का आविर्भाव होता है। क्योंकि देखिएगा, जब हम 16वीं 17वीं शताब्दी तक बात करते हैं तो तब तक समाजशास्त्र नाम का कोई विषय नहीं था। मतलब कि एक्चुअली लोग नहीं जानते थे कि सोशियोलॉजी नाम का भी कोई स्कूल है या कोई आइडियोलॉजी है। ठीक है। और आपको पता है कि राजनीति विज्ञानी जो पॉलिटिकल साइंस है, वही प्रारंभ से समाज शास्त्र को देखता आ रहा था और वही लोक प्रशासन को भी, वहां के गवर्नेंस को और वहां की सोसाइटी को देखता चला आ रहा था। क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा होते थे, किंग का सिस्टम होता था, ठीक है, फिर उनकी प्रजा होती थी, किंग का किंगडम होता था। तो उस वजह से जो राजा है और जो उनके मंत्री होते थे, तो वही सारी चीजों को मैनेज किया करते थे लोक प्रशासन के रूप में, राजनीति के रूप में, सामाजिक रूप से, भौगोलिक रूप से। तो वहां पर इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जब यूरोप में आधुनिकता आती है और यूरोप के समाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, चौक चौराहों पर बातचीत होती है, तब ये बात समझ में आती है कि ये जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, फाइनली इनका अध्ययन करने के लिए भी कोई ना कोई विषय या विचारधारा हमारे हाथों में होनी चाहिए। तब वहां से जाकर महसूस किया जाता है कि हाँ, समाजशास्त्र का जो आविर्भाव है वो इस तरीके से होता है। जनरली देखा जाए तो अगर हम बोलें कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में ऑगस्ट कॉम्ट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो समाजशास्त्र के अगर हम जनक बोलें तो कौन माने जाते हैं? ऑगस्ट कॉम्टे माने जाते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट माने जाते हैं, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना, समाजशास्त्र का जनक भी जिन्हें कहा जाता है। ठीक, तो ये बड़ी बात है। तो इस तरीके से जो आपका पहला टॉपिक है, यहाँ पर पहले टॉपिक का एक्चुअली जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर आपका कवर होता है। तो बहुत इजी टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें कवर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक है, समाजशास्त्र का स्कोप, आप इसे क्या कहते हो? आप इसे आप इसे स्कोप भी कहते हो। तो स्कोप, तो सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है? ठीक है, विषय क्षेत्र क्या है? तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो अदर सोशल साइंसेज हैं, उनके साथ हमें इनका क्या करना है? कंपैरिजन, मतलब इनकी तुलना करने का काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है? अर्थात समाजशास्त्र किस लिमिट तक, किस सीमा तक समाजशास्त्र यहाँ पर काम करता है। तो विषय क्षेत्र, तभी हमने क्या बोला इंग्लिश में स्कोप। तो जैसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज का स्कोप कहाँ तक है, कि अगर हम साइंस ले रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, ह्यूमैनिटी ले रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है, कॉमर्स ले रहे हैं तो उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप इन द सेंस ऑफ उसका आगे का भविष्य क्या है, कितनी रणनीतियां उसके माध्यम से तय हो सकती हैं और कितने करियर्स उसके माध्यम से तय हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पॉइंट है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर पढ़ा जाता है कि भाई समाजशास्त्र हर तरीके से काम कर सकता है। कैसे?
लाइक अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो देखिएगा, समाजशास्त्र एक वैयक्तिक स्तर पर भी काम करता है, अगर आप ठीक से सोचें और समझें, और समाजशास्त्र एक सामाजिक रूप से भी यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र वैयक्तिक रूप से भी काम करता है और समाजशास्त्र सामाजिक रूप से भी काम करता है। अगर देखिएगा हम यहाँ पर बात करें कि वैयक्तिक रूप से काम करता है इंडिविजुअली, तो शायद हम में से ऐसा कोई नहीं है कि जिसके ऊपर समाजशास्त्र अपना इम्पैक्ट ना डालता हो। ठीक बात है। जैसे कि एक छोटी सी बात है कि मान लीजिए कि देश के अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना होती है, मान लेते हैं कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जैसे कि मैं एक ऐसी घटना के ऊपर बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं दिल्ली में हूं और मैं दिल्ली से आपको पढ़ा रही हूं, तो दिल्ली में आपको याद होगा कि आज से लगभग 4-5 साल पहले 2018 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जहां पर बुराड़ी, जो बुराड़ी क्षेत्र एरिया है दिल्ली के अंदर, तो बुराड़ी के अंदर एक ही घर के 11 लोगों ने आत्महत्या की थी एक साथ, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, उन सबको भी मतलब आत्महत्या उनसे कराई गई, और जितने घर के बड़े थे, बूढ़े थे, सब लोगों ने मिलकर आत्महत्या की। एंड इसके ऊपर आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया, डोंट वरी। तो हम ऐसी कोई भी बात यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम जितने लेंगे, हम क्या लेंगे, वो सारे भी उससे कनेक्टेड ही लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला कि बुराड़ी का जो केस था, जैसे हमने बोला कि उसने मतलब इस देश के हर जनमानस के ऊपर अपने इम्पैक्ट को डाला। शायद इस देश में, खासतौर से दिल्ली के अंदर, कोई ऐसा व्यक्ति था कि बुराड़ी केस का मतलब जो बुराड़ी केस था या आत्महत्या कांड था, कि शायद उसने किसी के ऊपर अपना कोई इम्पैक्ट ना डाला हो। आई बात समझ में? तो वही चीज है। तो आप ये देखिए कि वैयक्तिक स्तर पर भी समाजशास्त्र कनेक्ट होता है और सामाजिक रूप से भी, मतलब एक अगर हम सामूहिक रूप से बोलें तो भी समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है, वो स्कोप है, वो उस चीज को छूता है। और आप देख ले कि किसी भी घटना का प्रभाव सामाजिक रूप से भी पड़ता है। तो जब सामाजिक रूप से पड़ा तो समाजशास्त्र ने इस अध्ययन को प्रारंभ किया कि इस तरीके की घटनाओं के पीछे व्यक्ति का क्या मस्तिष्क काम कर सकता है, व्यक्ति का क्या मनोविज्ञान है, क्या साइकोलॉजी है जो किसी व्यक्ति की काम कर सकती है। तो उसके ऊपर समाजशास्त्र या मनोविज्ञान जैसे विषयों ने अपने कार्य का प्रारंभ किया। तो समाजशास्त्र का जो मेन विषय क्षेत्र है वो ये है कि वैयक्तिक और सामाजिक रूप से ऐसी घटनाएं जो किसी ना किसी रूप में जनमानस को प्रभावित करती हैं, उनको उठाना और उनके ऊपर बातचीत करना, लेकिन उनका निर्णय नहीं देना। कभी भी देखिएगा कि समाजशास्त्र विषय में निर्णय नहीं देता है। समाजशास्त्र उन बातों को उजागर करता है, समाजशास्त्र उन समस्याओं और घटनाओं को उजागर करने का काम करता है। और देन आप देखते हैं कि फिर वो घटना या वो जो मुद्दा है, वो जिस भी विषय से, मानविकी के विषय से संबंधित होता है, वो मुद्दा उस मानविकी के विषय के द्वारा उठा लिया जाता है। जैसे कि इस बुराड़ी आत्महत्या केस के पीछे मनोविज्ञान का बहुत बड़ा मुद्दा था कि मनोविज्ञान अब इस बात को देखे और समझे कि इतनी बड़े आत्महत्या केस के पीछे भला उसकी क्या मंशा हो सकती है उस परिवार की, कि जहां पर छोटे छोटे बच्चों तक को आत्महत्या के चलते फांसी के फंदे से लटका दिया जाता है। आई बात समझ में? या जैसे कि जब कोई बहुत ही ब्रूटली रेप केस इस देश के अंदर होता है, जैसे कि निर्भया जैसा, तो या दिशा मर्डर केस या गुड़िया मर्डर केस, तो आप देखते हैं कि इस देश के अंदर समाजशास्त्र हमें ये तो बताता है कि बिल्कुल ये बात सही है कि महिलाएं इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं। खास तौर से महिलाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षित नहीं हैं, और महिलाएं सुरक्षित तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी नहीं है। तो जहां समाजशास्त्र ये बताता है, लेकिन वो समस्या का हल नहीं बताता, क्योंकि समस्या का जो हल हमें बताता है वो राजनीति विज्ञान बताता है अपने अधिनियमों और कानूनों के रूप में। इसका हल बताता है हमें मनोविज्ञान कि आखिरकार इतना ब्रूटली रेप केस किया गया, इतना जो बड़ा दुष्कर्म किया गया, उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। इसके पीछे काम करता है लोक प्रशासन कि आखिरकार अधिकारियों के हाथों में क्या जिम्मेदारी थी कि जो इस तरीके के हत्याकांड या इस तरीके के मर्डर केसेस एक इतने बड़े शहर के अंदर, और बहुत बड़ा टाइम नहीं था और उसके बीच में घटित हो गए। तो ये बातें जो है अन्य विषयों पर भी अपने प्रश्न चिन्ह को खड़ा करती है। तो ये है इसका विषय क्षेत्र जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो समाजशास्त्र का क्या संबंध है। तो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको 1 मिनट पहले बताया कि समाजशास्त्र का जो संबंध है वो इतिहास के साथ है, समाजशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान के साथ है, समाजशास्त्र का संबंध मनोविज्ञान के साथ है, समाजशास्त्र का जो संबंध है वो लोक प्रशासन के साथ है, समाजशास्त्र का संबंध नृ विज्ञान के साथ है जिसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मानव विज्ञान भी जिसे हम कहते हैं, के साथ है, तथा समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र के साथ भी है,
समाजशास्त्र का संबंध भूगोल के साथ भी है, इत्यादि ऐसे विषय हैं जिनके साथ समाजशास्त्र बहुत बैडली मतलब अटैच्ड है, बहुत बुरी तरीके से संबंधित है। ठीक है, मतलब ये सारे जो विषय हैं ये दूध और पानी है। मतलब समाजशास्त्र और लोक प्रशासन कितना मिला हुआ है, जैसे आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हो, आप उसी तरीके से समाजशास्त्र और लोक प्रशासन को, समाजशास्त्र और इतिहास को, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को आप बिल्कुल भी फिल्टर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उसकी भी एक तुलना करेंगे। जो तीसरा हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। ठीक है, तो ये देखिएगा थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है तो इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध। तो सामान्य बोध का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन साइंस। ठीक है, सॉरी कॉमन सेंस। ठीक है, सामान्य बोध का यहाँ पर मतलब क्या होता है? सामान्य बोध का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन सेंस। ठीक है, उसे हम कहते हैं सामान्य बोध। तो आप देखिएगा हम सब के पास अपना अपना एक कॉमन सेंस होता है। तो समाजशास्त्र बताता है कि ऐसे कौन, तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली यहाँ पर ये देखना होता है कि जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब हम सामाजिक विषयों की बात करते हैं या मानविकी के विषयों की बात करते हैं तो जनरली उनके ऊपर एक आरोप है, एक तरीके का चार्ज है कि भाई जो सामाजिक विषय हैं, मानविकी के विषय हैं, वो साइंस का समावेशन नहीं कर पाते हैं या साइंस के या विज्ञान के विषयों की तरह जो अपने निष्कर्ष हैं या रिजल्ट्स हैं वो नहीं दे पाते हैं। जैसे कि इन जनरली हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिसमें क्रमबद्धता होती है, जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जिसमें तथ्य परखता होती है, तो आप देखेंगे जो सिद्धांतों के बेसिस पर काम करता है और जो सेम रिजल्ट को बार बार रिपीट करने की क्षमता अपने अंदर रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइंस। तो ये आरोप है कि क्या जो समाजशास्त्र है, तभी हमारे यहाँ टॉपिक क्या है कि समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में, मतलब हमें ये प्रूफ करना होगा कि हमारा समाजशास्त्र भी वैज्ञानिक पद्धतियों पर चलकर और वैज्ञानिकता की तरह ही या विज्ञान के विषयों की तरह ही अनुसंधान करके वैज्ञानिक विषयों की भांति ही अपने रिजल्ट्स या निष्कर्ष जो है वो दे सकता है। तो उसके लिए देखिए हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा का विज्ञान, वैज्ञानिक पद्धति और समीक्षा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज द साइंस, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है, जैसे अभी मैंने आपको परिभाषा दी। फिर वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या हैं, तो आपको पता है कि जो विज्ञान के अध्ययन करने के लिए हम किन किन वैज्ञानिक पद्धति का, जिसे हम साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। और साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं कि जो फैक्ट के बेसिस पर काम करते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि विज्ञान जब भी वर्क करता है वो तथ्यों के आधार पर करता है। आप देखिएगा, मतलब अगर आप उसे सपोज दैट कि अगर वो घटना जो साइंस ने कभी देखी नहीं और घटना को देखने के बाद जिसे विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता, आप इस बात को मान ले कि विज्ञान उस घटना को घटना मानने के लिए रेडी ही नहीं होगा। तो क्या वैज्ञानिक पद्धतियों की ही भांति हम समाजशास्त्र का भी अध्ययन कर सकते हैं? हम इनकी बात करेंगे और फाइनली एक रिव्यू। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व। तो आपको पता है कि साइंस में रिसर्चेस है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, और वो हमेशा शोध के दम पर अपने निष्कर्षों को देता है। जैसे कि आप देखेंगे कि साइंस के नाम पर हमारे यहाँ पर चाहे मेडिसिन को लेकर हो, चाहे टीकाकरण को लेकर हो, हमारे यहाँ पर नई नई मशीनों के आविष्कार को लेकर हो, अथवा नए नए बीजों को लेकर हो, कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों को लेकर हो, या हमारे मेडिकल साइंसेज में नई नई तकनीकों को लेकर हो, तो साइंस देखिएगा हमेशा अपने नए नए रिसर्च करता रहता है और उन नए नए रिसर्च करते हुए वो अपने प्रिंसिपल्स को बताता रहता है। तो क्या समाजशास्त्र में भी इस तरीके की चीजें संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, समाजशास्त्र के अंदर ही। और आप देखेंगे कि समाजशास्त्र भी नित्य नए नए अनुसंधान करता रहता है, नित्य नए नए, और नित्य नए नए अनुसंधानों के माध्यम से ही संभवतः समाजशास्त्र ने हमें ये बताने का कार्य किया है कि वास्तव में जो अब देखिए जो समाजशास्त्र के अनुसंधान होंगे वो साइंस जैसे तो नहीं होंगे, वो सामाजिक क्रियाओं से, सामाजिक विधियों से, सामाजिक जीवन शैली से ही जुड़े हुए होंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर बताया गया
अपने अध्ययनों के माध्यम से, रिसर्चेस के माध्यम से, कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो तलाक के केसेस हैं वो बड़े शहरों में, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या जो विवाह की आयु है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बढ़ रही है, लेकिन वही छोटे शहरों और गाँव में आज भी ये जो एवरेज एज है वो 18 से 20 या 21 के बीच लड़कियों के लिए चल रही है, और लड़कों के लिए लगभग 23-24 से लेकर 25-26 के बीच में चल रही है। तो अगर आज भी हम बात करें तो मतलब इस तरीके के जो रिसर्चेस हैं वो लगातार हमें कौन देता रहता है, समाजशास्त्र देता रहता है। और यदि अगर हम इसकी बात करें कि जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उसके परिणाम हैं, तो आप देखिएगा कि गलतियां तो स्वाभाविक है और वो कहीं भी हो सकती हैं। तो गलतियां साइंस से भी होती हैं, ठीक है। और साइंस से गलतियां कैसी होती है कि जैसे मौसम विज्ञान ने कह दिया कि मान लेते हैं कि आज बहुत ही धुआंधार बारिश होगी और पता चला कि आज चटक धूप निकली है, या बोला गया कि अगले 2-4 दिनों तक मौसम या बादल छाए रहेंगे, लेकिन पता चला कि उस दौरान बहुत ही खिली और चटक धूप निकली हुई है। तो आप देखिएगा कि संभावनाएं, जो गलतियों की संभावना है वो तो साइंसेस तक के अंदर है, ठीक है ना। और प्रयोगशालाएं, जो मतलब साइंटिफिक प्रयोगशालाएं हैं, लैबोरेटरीज हैं, गलतियां वहां पर भी होती हैं। तो फिर समाजशास्त्र जैसा विषय जहां पर व्यक्ति के अपने विचार जुड़े हैं, व्यक्ति के अपने अनुभव जुड़े हैं, उसका व्यवहार जुड़ा है, अपनी आदतें जुड़ी हैं, अपने मूल्य जुड़े हैं, मतलब कि हम कहते हैं ना कि साइंस में वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, लेकिन समाजशास्त्र में इस ऑब्जेक्टिविटी को लाना थोड़ा सा दुरूह या कठिन कार्य। लेकिन फिर भी इसके बाद भी, इस कठिनता के बाद भी समाजशास्त्र ने अपने नित नए अनुसंधानों के माध्यम से सामाजिक परिणामों को देने का काम किया है। अगला टॉपिक है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद को देखिएगा हम इंग्लिश में पॉजिटिविज्म कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद का मतलब है कि आप देखिएगा हम साइंस की लगातार बात कर रहे हैं, तो साइंस उन्हीं चीजों को अग्री करता है जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से जो है देख सकता है, महसूस कर सकता है, जिनके ऊपर रिसर्च कर सकता है। और साइंस देखिएगा जिन चीजों को देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकता, और रिसर्च करने के बाद सेम रिजल्ट को रिपीट नहीं कर सकता, तो उस चीज को साइंस मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो तैयार रहता है किसके लिए? वो प्रत्यक्षवाद के लिए। तो जो चीज उसे दिखेगी वो उसी के ऊपर रिसर्च करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक बात है। और आज तक देखिएगा इसीलिए साइंस ने, ना तो ऐसा कहा जाता है, हालांकि अब इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हैं, अब इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बातें की हुई हैं, खास तौर से स्टीफन हॉकिंग्स जैसे पर्सन ने, जो मतलब आई थिंक इस दुनिया के सबसे बड़े जो भौतिक शास्त्री थे और सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो इसीलिए साइंस ने ना तो कभी भूत को माना और ना ही भगवान को माना, क्योंकि उसे लगता है कि जो प्रत्यक्षता मुझे दिख नहीं सकता मैं उसे अग्री नहीं कर सकता। तो इसीलिए साइंस से मैंने क्या बोला, ना तो भूत को माना और ना ही भगवान को माना। लेकिन स्टीफन हॉकिंस जैसे पर्सन ने ये बोला कि मैं ये नहीं कहता कि भगवान है, ना मैं किसी भगवान के रूप को प्रमाणित करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को चलाने के लिए कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और इसीलिए कुछ बातें मानवीय शक्तियों से, मानवीय समझ से परे चलती हैं, हटकर चलती। तो आप देखिए कि स्टीफन हॉकिंस जैसे पर्सन ने, जो एक भौतिक शास्त्री थे, जो फिजिक्स के इतने बड़े ज्ञाता थे, उस जैसे पर्सन ने बात की कि जी हाँ, इसीलिए सोशल साइंसेस में भी अपने तरीके का पॉजिटिविज्म हो सकता है, ठीक है। और फिर वही बात है, हम उसकी समीक्षा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तथ्य, मूल्य एवं उद्देश्य परकता। तो तथ्य जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं, मूल्य जिसे हम यहाँ पर वैल्यूज कहते हैं। तो आप देखिएगा साइंस तथ्यों को तो मानता है, लेकिन साइंस वैल्यूज को नहीं मानता है। और जो वैल्यूज हैं वो उसके साइंटिफिक वैल्यूज है, ठीक है ना, कि दो केमिकल को मिलाकर हाँ ये तीसरा ही केमिकल बनेगा। बाकी वो किनके ऊपर बात करता है? फैक्ट के ऊपर। तो हम यही बताएंगे आपको कि क्या समाजशास्त्र जैसा विषय भी क्या फैक्ट के ऊपर बात कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल फैक्ट के ऊपर बात कर सकते हैं हम भी यहाँ पर। और उसका एग्जाम्पल है कि अगर हम फैक्ट के ऊपर बात करें तो जैसे कि मृत्यु पर शोक, बच्चे को गुदगुदाने पर उसका हंसना, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें फैक्ट बताती हैं। या जैसे कि मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर जूते चप्पलों को उतारना,
तो ये हमारे लिए फैक्ट बन चुका। आप देखिए, किसी साइंटिफिक फैक्ट से बड़ा फैक्ट है हमारे लिए कि हम मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर हम अपने जूते चप्पल उतार कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने आज तक हिम्मत भी की हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या इससे बड़ा कोई फैक्ट हो सकता है? साइंस में भी आई थिंक सो इससे बड़ा कोई फैक्ट नहीं है। आप देख लीजिए, ठीक है। तो साइंस में एक बीमारी आई कोविड-19, ठीक है, कोविड पैंडेमिक, और आप देख लीजिए वहां भी सबके सिम्टम्स अलग अलग रहे। तो एक बैक्टीरिया, एक वायरस जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, और उस वायरस के जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर अलग अलग है। कोई उस समय किसी की मृत्यु हो गई, कोई घर में रहकर ठीक हो गया, कोई 2 दिन में ठीक कर गया, किसी को उस वायरस ने टच भी नहीं किया। तो आप देख लीजिए, लेकिन वही अगर हम यूनिवर्सली बात करें तो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के बाहर, चर्चेस को छोड़कर सब जगह पर जूते चप्पल उतारे जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये कितना बड़ा फैक्ट है। तो इस तरीके के फैक्ट है, वैल्यूज है। तो देखिएगा, जब कोई फैक्ट लगातार जम जाते हैं, मतलब जब समाज के अंदर माने जाते हैं, तो वो वैल्यूज बन जाते हैं। और इसीलिए आज मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतारना भी, भगवान के मंदिर के अंदर जाकर घंटी बजाना, आज मान लेते हैं भगवान के चरण स्पर्श करना, आज हमारे वैल्यूज बन चुके हैं। और क्या उद्देश्यों की प्राप्ति इसके माध्यम से होती है, उनकी बात भी हम अपने इस टॉपिक के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पर 2 टॉपिक, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम अगली बात करते हैं यहाँ पर उसी के आगे। अब है अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियां, उसी का लास्ट टॉपिक है कि अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियां, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं इसको ऊपर कर दे रही हूं। तो अप्रत्यक्षवादी क्रियाविधियां, तो आप देखते हैं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, संभवतः हम उनको प्रत्यक्षता अनुभव नहीं कर सकते, जैसे कि व्यक्ति के विचार, जैसे कि व्यक्ति की भावनाएं, ठीक है, हमारे आपके इमोशंस। क्या हम इन्हें कभी भी चाह कर भी दिखा सकते हैं? नहीं। हम इन्हें क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सुख दुख को हम सिर्फ समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हम कहते जरूर हैं कि सुख और दुख बांटना, लेकिन क्या वास्तव में हम किसी वस्तु की तरह उसका लेन देन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बताते हैं कि साइंस में तो इस तरीके की विधियां नहीं है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें कि हमारे समाजशास्त्र के अंदर, तो इस तरीके की जो क्रिया विधियां हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुसंधान पद्धतियां एवं विश्लेषण। तो उसी कड़ी में हम आगे जाएंगे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, वही विज्ञान को लेकर, और इस बात को पूरी तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाजशास्त्र एक पूर्ण विज्ञान ना हो, भले, और वो हो भी नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो मानविकी का विषय है, लेकिन उसमें साइंस जैसे अध्ययन किए जा सकते हैं और निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, और बार बार उन निष्कर्षों का रिपीटेशन भी किया जा सकता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति। तो गुणात्मक पद्धति जिसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव, ठीक है, एंड मात्रात्मक जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड की हम यहां पर बात करेंगे। अर्थात हम बात करेंगे कि हम रिसर्च के लिए कुछ जगह पर क्वालिटेटिव मेथड को लेते हैं अपने सोशल साइंसेस के अंदर, ठीक है, और कुछ जगह पर हम क्वांटिटेटिव को लेते हैं। जैसे कि अगर हमें जनगणना करनी है तो हम कौन सा मेथड लेंगे? क्वांटिटेटिव लेंगे, ठीक बात है। लेकिन देश के अंदर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का कितना प्रभाव पड़ा, तो हम वहां पर जो अध्ययन करेंगे वो गुणात्मक पद्धति से, अर्थात क्वालिटेटिव मोड से करेंगे, ठीक है, गुणात्मक रूप से, क्योंकि हमें यहाँ पर समझना है कि हमारी कंट्री की क्वालिटी कितनी बढ़ी। लेकिन जहाँ पर हम सिर्फ क्वांटिटी की बात करें कि लाइक हम हेड काउंट मेथड से सिर्फ पॉवर्टी काउंट करें, गरीबों की संख्या का अंदाजा लगाएं, तो उसे हम किस मेथड से करेंगे? उसे हम मात्रात्मक मेथड से करेंगे। इन द सेंस ऑफ जिन समस्याओं को हमें समाजशास्त्र में मात्रात्मक रूप से पढ़ना है, उनका जो अध्ययन है हम मात्रात्मक पद्धति से करेंगे, और जिन समस्याओं या जिन घटनाओं के पीछे हमें गुणवत्ता को जानना है, उसके प्रभावों को जानना है, तो हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हम गुणात्मक पद्धति का अध्ययन करेंगे। दत्त संग्रहण की तकनीक, दत्त संग्रहण का यहां पर मतलब होता है डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। तो दत्त संग्रहण की तकनीक,
तो इसे हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। अब जो डेटा कलेक्शन है, हमने क्या बोला यहाँ पर कि हम किस तरीके से समाजशास्त्र के अंदर डेटास को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी संस्था काम करती ही है, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो वही बात है, तो किस तरीके से हमारे यहाँ पर डेटा जो है कलेक्ट किए जाएंगे। देन फिर उसके बाद हम बात करेंगे परिवर्तन, प्रतिचयन, प्राकल्पना, विश्वसनीयता और वैधता। कि अगर हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर, तो हमें पता है कि जब हम समाजशास्त्र के अंदर डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि साइंस की तरह हम बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तो नहीं रह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जिसमें हमारे विचार, हमारी भावनाओं का समावेशन ना हो। तो हो सकता है कि जब हमने सोशियोलॉजी के लिए कुछ आंकड़ों का संकलन किया हो, तो शायद आंकड़े का जो संकलन जो व्यक्ति कर रहा है, मतलब जो आकलन करता है या संग्रहण करता है आंकड़ों का, हो सकता है कि उसका अपना कुछ एस्टिमेशन, कुछ अपनी जो विश्वसनीयता है, कुछ अपनी जो उसके विचार हैं, वो उसके अंदर उसने ऐड कर दिए गए हों उसके द्वारा। लेकिन उसका भी, उस समस्या का भी जो समाधान है वो फाइनली समाजशास्त्र के द्वारा निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए जो उनका अध्ययन है वो पिछले वर्षों से भी किया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वही पढ़ेंगे कि डेटा का परिवर्तन कैसे किया जाता है, प्रतिचयन उनका कैसे किया जाता है, उनका एस्टिमेशन, प्राकल्पना कैसे की जाती है, उनकी विश्वसनीयता और वैधता का जो चयन है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समाजशास्त्री चिंतक। और मैंने आपको बोला ही था कि सबसे ज़्यादा जो भय है बच्चों को संभवतः इसी के अंदर रहता है, समाजशास्त्री चिंतकों को लेकर। तो देखिएगा हमारे पास जो चिंतक है वो लगभग 6 चिंतक है, 6 थिंकर्स है हमारे पास। पहले हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स से आपको पता है कि आप कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजी में जो पढ़ेंगे और एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अब तक जो संभवतः टफ या डिफिकल्ट टॉपिक आपको पूरे सोशियोलॉजी में लगता था, और संभवतः जिस वजह से आप सोशियोलॉजी से दूर रहने की कोशिश करते थे, इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट के मतलब होने के बाद और इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के होने के बाद भी, तो आई थिंक वो थिंकर्स की वजह से। तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ कि कुछ चीज़ नहीं है। और कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ेंगे स्टोरी की तरह, तो कहाँ आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद क्लियर होगा कि अर्थात कि जो हमारी ऐतिहासिकता रही है समाज के अंदर और किस तरीके से ऐतिहासिकता से भौतिकवाद आया, वो साथ ही साथ उत्पादन की विधियां क्या है, क्या प्रोडक्शन मेथड्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से जो उत्पादन की विधियां हैं वो हमारे समाज के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की विधियां बदलती जाएंगी समाज के अंदर, वैसे वैसे मनुष्यों के आचरण और व्यवहार का तरीका भी बदलता जाएगा। विसंबंधन, जिसे वो अलगाव कहते हैं, तो आप इसको हो सकता है कि कहीं अलगाव के रूप में, एलिनेशन के रूप में दे सकते हैं। तो जैसे जैसे उत्पादन विधियां बदलेंगी, मनुष्य का स्वभाव बदलेगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं वैसे वैसे मनुष्य का अलगाव होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो स्थान लेती चली जाएगी। और फिर वर्ग संघर्ष, तो किस तरीके से, जिसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं, तो वर्ग संघर्ष भी होगा। और वर्ग संघर्ष उन्होंने कहा हमेशा से 2 वर्ग इस समाज के अंदर रहे हैं, और 2 वर्ग हैं, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों के बीच में सदा से संघर्ष रहा है। तो बहुत छोटे छोटे थ्योरीज हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर है दूसरे इमाइल दुर्खेम, ठीक है, इमाइल दुर्खेम। तो इमाइल दुर्खेम एक बहुत बड़े थिंकर है। उसके बाद मतलब अगर ऑगस्ट कॉम्ट के बाद अगर जिसे कहा जाता है कि सेकंड पिता किसे कहा जाता है समाजशास्त्र का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इमाइल दुर्खेम को ही कहा जाता है। लगभग जो सेकंड फादर है सोशियोलॉजी के, वो इमाइल दुर्खेम को ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके भी जो रिसर्चेस हैं, जो इनके अपने मेथड्स हैं, बहुत इजी हैं। श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से गांव के अंदर, किस तरीके से शहरों के अंदर श्रम विभाजन होता है, और श्रम विभाजन उस पर्टिकुलर सोसाइटी के ऊपर अपना क्या इम्पैक्ट डालता है। सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे, वही फैक्ट जो हमने ऊपर बात की थी यहाँ पर। तो किस तरीके से जो सोशल फैक्ट्स हैं वो काम करते हैं। आत्महत्या, तो आत्महत्या का जो मैंने अभी आपको एक थ्योरी बताई थी कि जैसे दिल्ली के अंदर बुराड़ी
का जो केस हुआ था जिसमें 11 लोगों ने, मतलब बहुत बड़ा केस था, ड्रास्टिक केस था, 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी, एक ही परिवार के, जिसमें बड़े बूढ़े से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो मतलब उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, तो उसको जोड़ा गया था, लिंकअप किया गया था। और 2018 या 19 के पेपर में सोशियोलॉजी में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आत्महत्या के इसी इमाइल दुर्खिम की इसी आत्महत्या थ्योरी को लेकर बुराड़ी केस जो है वो पूछा गया है, आप पेपर में देखिएगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। फिर धर्म एवं समाज, तो धर्म और समाज का क्या लिंकअप है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा लिंकअप है धर्म और समाज का। तो धर्म समाज को और समाज धर्म को दोनों प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से इंटर कनेक्टेड है। तो क्या दुर्खाइम के थॉट्स इसके ऊपर होंगे, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट थिंकर है मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर, उनकी सामाजिक क्रिया, आदर्श प्रारूप, सत्ता, अधिकारी तंत्र, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र और पूंजीवाद की भावना। तो मैक्स वेबर जो यहाँ पर बताएंगे वो अपने सोशल एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। हम सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, हम किसे कहते हैं सोशल एक्शंस, सोशल एक्टिविटीज। तो आप देखिएगा, वैसे तो मनुष्यों के द्वारा किया गया हर कार्य, प्रत्येक कार्य सामाजिक क्रिया कहा जाता है, परंतु वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये वीडियो ऑफ हो जाए और यहाँ पर कोई ना हो और सपोज दैट मैं अकेले खड़ी होकर खुद के लिए कुछ पढ़ रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो उसे हम सोशल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मैं इस सोसाइटी के, इस इंडिया के बच्चों को मलूका आईएएस की ओर से सोशोलॉजी पढ़ाना चाहती हूँ, तो मतलब मैं बच्चों के लिए कोई वेलफेयर करना चाहती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्टिविटी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर मान लीजिए एक सिंगर है और अपने घर के अंदर गाना गाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वही सिंगर जब स्टेज के ऊपर जाकर लोगों का मनोरंजन करता है तो वो एक सोशल एक्टिविटी होती है, अदरवाइज वो एक पर्सनल एक्टिविटी होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आदर्श प्रारूप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या आइडियल जो पैटर्न है, क्या आदर्श प्रारूप होना चाहिए, मतलब इस समाज में जो हम जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली है, उसका आदर्श प्रारूप क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक का आदर्श जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैक्स वेबर अपने तरीके से हमें बताने की कोशिश करेंगे कि समाज का आदर्श प्रारूप क्या होना चाहिए। सत्ता, अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के लिए आप देखेंगे कि इनके सत्ता के जो प्रकार है वो बहुत फेमस है, जो राजनीति विज्ञान में पढ़ाए जाते हैं, लोक प्रशासन में भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और समाजशास्त्र में भी हम उनको पढ़ेंगे। फिर है अधिकारी तंत्र। तो अधिकारी तंत्र आपको पता है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो थ्योरी है वो बहुत फेमस है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैक्स वेबर बताएंगे वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताएंगे, अधिकारी तंत्र के बारे में बताएंगे। आई बात समझ में? और क्या ब्यूरोक्रेसी की अच्छाइयाँ हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी की बुराइयाँ हैं, किस तरीके से वो आगे जाकर पूरे समाज को ओवरलैप कर लेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र। तो आपको याद होगा मैंने शुरू में अभी प्रोटेस्टेंट वर्ड यूज़ किया था, तो जो एक धर्म था, तो वेबर जो है उसके काफ़ी बड़े सपोर्टर थे और वेबर उसी प्रोटेस्टेंट एथिक्स को, तो ये भी टॉपिक आपको राजनीति में, लोक प्रशासन में बताया जाता है और समाजशास्त्र भी इसको कवर कर रहा है। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या प्रोटेस्टेंट एथिक्स है और पूंजीवाद की भावना। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मैक्स वेबर प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किसको सपोर्ट करेंगे? कैपिटलिज्म को करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिज्म क्या है और किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ और किस तरीके से एक अर्थव्यवस्था को जन्म देता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। यस, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब उसके बाद है, मैं फिर से ये ऊपर कर रही हूँ, देखिए, तो ये है टॉलकॉट पार्सन्स, ठीक है, टॉलकॉट पार्सन्स। तो अगर हम टॉलकॉट पार्सन्स, ये भी एक चौथे नंबर के थिंकर हैं, और लेकिन इनके जो हैं, इनके ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखेंगे कि कितना शॉर्ट सिलेबस है सोशियोलॉजी का, और देखिए कुछ जगह पर सिर्फ 2-2 टॉपिक है। तो टॉलकॉट पार्सन्स बात करेंगे हमारे सोशल तो टॉलकॉट पार्सन्स बात करेंगे हमारे सोशल सिस्टम के ऊपर और प्रतिरूप परिवर्त के
ऊपर, ठीक है, प्रतिरूप परिवर्त के ऊपर बात करेंगे, पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। तो एक तो सोशल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि किस तरीके के पैटर्न्स हैं जो सोशल सिस्टम में अपनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि हर धर्म का, हर जाति का, हर सामाजिक समूह का अपना एक विशेष तरीके का पैटर्न होता है, अपनी एक विशेष तरीके की व्यवस्था होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इस्लाम कम्युनिटी की बात करें तो उनका अपना जीने का, उठने का, बैठने का, पूजा पद्धतियों का एक पैटर्न है। हिंदू की बात करें तो हिंदूज में अपना एक विशेष प्रकार का पैटर्न है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया का अपना एक विशेष प्रकार का पैटर्न है। उसी तरीके से हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उनका फूडिंग का, उठने बैठने का अपना एक पैटर्न है। तो किस तरीके के पैटर्न से और समाज इतने सारे पैटर्न्स के साथ किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में बताएंगे टॉलकॉट पार्सन्स। फिर नेक्स्ट हमारे रॉबर्ट के मर्टन। तो इन्होंने बताया अव्यक्त तथा अभिव्यक्त प्रकार, जिसे आप ये भी कह सकते हो प्रत्यक्ष तथा सरल शब्दों में अप्रत्यक्ष प्रकार्य, ठीक है। तो इनका मतलब ये नहीं है कि जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, ये नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब वो किसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डाल रहे हैं और किसके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डाल रहे हैं। आई बात समझ में? तो उसे उन्होंने बताया अव्यक्त तथा अभिव्यक्त, ठीक है। तो अव्यक्त है तो इसका मतलब है कि उसका प्रभाव किसी के ऊपर नहीं है। अभिव्यक्त है तो इसका मतलब है कि उस कार्य का, उस प्रकार का प्रभाव जो है वो संबंधित व्यक्ति के ऊपर है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने प्रकार वर्ड यूज किया है। प्रकार वर्ड का मतलब होता है फंक्शन, और एक होता है कार्य। ध्यान दीजिएगा, कार्य जिसे हम वर्क कहते हैं, और प्रकार जिसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर उसका हार्ट है तो हार्ट फंक्शन करता है। कभी भी देखिएगा डॉक्टर्स ये नहीं बोलेंगे हार्ट वर्क कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि हार्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, पर डॉक्टर्स क्या बोलेंगे कि हार्ट आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, उसका डिसफंक्शनिंग हो रहा है, हार्ट में डिसफंक्शनिंग दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का मतलब है कि जो एक नियत कार्य किसी व्यक्ति को नियत समय में करने के लिए दिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे कि हमारे घर में भी कोई बर्थडे या मैरिज या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो आप उसे वर्क बोलते हैं कि फंक्शन बोलते हैं? आप उसे फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि आप एक निश्चित समय पर निश्चित उद्देश्य के साथ उस कार्य को करेंगे और उसके बाद वो कार्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने रोजमर्रा के कामों को आप फंक्शन तो नहीं बोलते हैं ना, बताइए। मतलब एक हाउस वाइफ है, वो ये तो नहीं बोलती मैं फंक्शन करने जा रही हूँ, वो ये बोलती है ना मैं काम करने जा रही हूँ, मैं वर्क करने जा रही हूँ। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि निश्चित समय में उनके निश्चित उद्देश्य तय किए गए हैं कि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, लीवर का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और इस तरीके से ब्रेन का वर्क है सभी सूचनाओं को लेना और सब तक पहुंचाना। तो आप देखिएगा कि प्रत्येक ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है, और अगर कोई भी अपने काम को नियत समय पर ना करे तो क्या होती है? डेथ। उसके अलावा और कोई चांस नहीं होता अगर वो तुरंत बंद कर दे नियत समय पर। तो उसी तरीके से बताते हैं मर्टन कि हमारे समाज में भी प्रकार होते हैं, और अगर व्यक्ति अपने उन फंक्शंस को ठीक से नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों को ठीक समय पर, तो समाज में भी अव्यवस्था हो जाती है, अर्थात समाज में मृत्यु की ओर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुरूपता एवं विसामान्यता। तो अनुरूपता, हमें अनुरूपता किसे कहते हैं? हमें किसके अनुरूप होना चाहिए, हमें किस काम को किसके अनुरूप करना चाहिए। और विसामान्यता की क्या अलगाव हो सकता है? तो देखिएगा इस समाज के अंदर जो सामान्य लोग हैं वो अनुरूपता का ही पालन करते हैं। हम सब कपड़े पहनते, बिल्कुल ये मजाक की बात नहीं है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। हमें पता है कि हमें कपड़े पहनना है, मनुष्य को कपड़े पहनना है, हमें ये पता है, ये अनुरूपता है। लेकिन सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति बहुत कम कपड़ों के साथ निकलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विसामान्यता। मतलब कि हमें वो चीजें देखकर अच्छी नहीं लगती हैं और हम भी कहते हैं कि ये क्या पागलपना है, ये क्या बदतमीजी है, क्या बेशर्मी है, ये इस तरीके की चीजें। तो वही चीज है। तो हमें पता है कि हमें समाज में रहना है तो किस तरीके का अनुरूप व्यवहार करना है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसे विसामान्यता या विचलन कहा जाता है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह, मतलब रेफरेंस ग्रुप। तो आप देखिएगा हम सब अपनी कल्पना में
किसी ना किसी रेफरेंस पर्सन या रेफरेंस ग्रुप से जुड़े होते हैं। रेफरेंस मतलब जिसको हम लेकर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर बताएंगे हमें मर्टन उनके बारे में। नेक्स्ट है मीड, आत्म एवं तादात्म्य, ठीक है। तो आत्मा का, आत्म हमारा मतलब इसे वो ऐसे एक्चुअली कहते हैं मी और सेल्फ जो है। तो हमारा मी क्या है, हमारा आत्म क्या कहता है, हमारा सेल्फ क्या कहता है, क्या इस समाज के अंदर हम अपने सेल्फ की पूर्ति कर पाते हैं। जब हम सामाजिक नियमों के साथ चलते हैं, चीज़ों के साथ चलते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति को अपने आत्म के साथ भी, अपने मैं के साथ भी सामंजस्य बैठाना चाहिए। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया आपके थिंकर्स, और आपने समझा होगा कि आप देख लें कि थिंकर्स भी यहाँ पर बहुत इजी हैं, और आपको इतने में ही लग रहा होगा कि हम इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए टॉपिक, वो है स्तरीकरण एवं गतिशीलता। तो स्तरीकरण एवं गतिशीलता, ठीक है। स्तरीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, और गतिशीलता को हम कहते हैं मोबिलिटी। तो स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, तो आपको पता है कि स्ट्रैटिफिकेशन मतलब उसके अंदर उनके 4 जो अपने सब टॉपिक्स हैं। पहला है कॉन्सेप्ट्स, क्या संकल्पनाएं हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम स्तरीकरण की बात कर रहे हैं समाज में, तो हम समानता, असमानता, अधिक्रम, अपवर्जन, गरीबी और वंचन की भी बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये शब्द बहुत ही आसान है, और आए दिन आप किसी ना किसी विषय में इनको सुनते रहते हैं, जैसे कि समानता और असमानता, ठीक है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, आपको पता है। अधिक्रम है कि वहाँ पर क्रम क्या है, जिसे हम कहते हैं नंबरिंग क्या है, सीक्वेंस क्या है। अपवर्जन, जिसे हम एक्सक्लूजन भी कहते हैं, बहिष्कार भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अपवर्जन, बहिष्कार। गरीबी और वंचन, तो पोवर्टी एंड डिप्राइवेशन, आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो बहुत ईजी टॉपिक है। और ये टॉपिक मतलब आप सोचो कि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक आपको, अब देखिए यहाँ पर कोई थिंकर नहीं है, आप आराम से देख ले, कोई थिंकर नहीं है। थिंकर सबसे अच्छी बात है कि पूरे सोशियोलॉजी में 6 थिंकर्स के अलावा बाकी आपको कहीं कोई थिंकर्स नहीं मिलेंगे। कहीं 1 आध 2 4 थिंकर्स हो सकते हैं, पर 6 थिंकर्स के अलावा आपको बाकी सारे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो बिल्कुल नॉर्मली पढ़ने हैं। तो जैसे कि लोक प्रशासन में है या राजनीति विज्ञान में है, तो हर टॉपिक के साथ थिंकर्स जुड़े हुए हैं, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान टॉपिक है जो आपको पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के थ्योरीज क्या क्या है। तो एक तो है संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत और वेबर का सिद्धांत, ठीक है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत और वेबर का सिद्धांत, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, तो संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत कि किस तरीके से हमारे समाज के अंदर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली फंक्शन करें, तो स्तरीकरण में सारी चीजें बनी रहती हैं। मतलब सीधा सा अगर हम इसके ऊपर बात करें कि अगर हम अपने सोशल स्ट्रक्चर में ये ना सोचें कि ये सारे संसाधन हमारे हैं, अभी तो ये संसाधन जो है वो सभी के लिए हैं, तो आप देख लें कि उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो फंक्शन है समाज के अंदर बना रहता है, और उसी के ऊपर मार्क्स क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसी के ऊपर मार्क्स क्या कहते हैं और वेबर क्या कहते हैं। तो हम पहले भी बात करेंगे पीछे टॉपिक्स में, तो वही पॉइंट यहाँ पर सीधा रिपीट होगा। जो बात हम थिंकर्स के फॉर्म में वेबर और मार्क्स के ऊपर कर चुके होंगे, वही पॉइंट्स यहाँ पर सीधे सीधे रिपीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आयाम, डायमेंशंस, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता की। तो समाज के अंदर क्या क्या आयाम है, तो आयाम के रूप में क्या है, वर्ग है, ठीक है, स्टेटस ग्रुप है, स्थिति समूह है, लिंग है, जेंडर्स है, नृजातीयता जिसे हम एथनिसिटी कहते हैं, एवं प्रजाति का सामाजिक स्तरण। तो आप जानते हैं हमारे यहां पर रेसेस, तो प्रजाति को क्या कहते हैं, हम रेसेस कहते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये टॉपिक भी आपको इंडियन सोसाइटी में हेल्प करेगा, इकोनॉमी में हेल्प करेगा, पॉलिटी में, एथिक्स में, ऐसे में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम वर्ग के बारे में बात करेंगे, क्लास के बारे में बात करेंगे, हमारे समाज में स्टेटस ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जेंडर, यहाँ पर वही बात कि महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के ऊपर, लिंगी असमानता के ऊपर बात करेंगे, नृजातीयता
जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल बहुत चल रहा है, एथनिसिटी और प्रजाति, रेसेस का क्या सामाजिक स्तरीकरण है, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसमें सामाजिक गतिशीलता। तो सामाजिक गतिशीलता ये जो ऊपर का टॉपिक था, तो सोशल मोबिलिटी, तो खुली एवं बंद व्यवस्था, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आपको पता है कि जैसे जो हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था है वो बंद व्यवस्था है और जो वर्ग की व्यवस्था है वो खुली व्यवस्था है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि गतिशीलता, हम गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं, वो तो है ही, परंतु साथ साथ हमारे समाज के अंदर एक जाति, एक धर्म, एक समूह के अंदर किस प्रकार की मोबिलिटी है भी कि नहीं है, या उसके पीछे कोई निषेध है, कोई टैबूज है। जैसे कि मैंने जाति व्यवस्था में बोला, तो जाति व्यवस्था यहाँ पर क्या है, एक बंद व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। और जो खुली व्यवस्था है वो वर्ग व्यवस्था मानी जाती। वर्ग व्यवस्था मतलब कि हम अमीर से गरीब हो सकते हैं और गरीब से अमीर। जाति व्यवस्था मतलब कि ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता और शूद्र कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो उस तरीके की चीज़ों को, गतिशीलता के प्रकार, मोबिलिटी के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या स्रोत है, क्या सोर्सेज और क्या क्या उसके कारण है, क्या रीजंस है, तो ये भी देख लीजिए। बहुत ही इजी टॉपिक है और मैं बार बार बोल रही हूँ को जो इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस का टॉपिक है आपका GS1 और GS2 में, ये बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य एवं आर्थिक जीवन। बिल्कुल सही बात है, हम काम करते हैं क्योंकि हम अपने आर्थिक जीवन को चलाना चाहते हैं, ठीक है, या आर्थिक जीवन को या जीवन को चलाने के लिए हमें अर्थ की जरूरत पड़ती है और अर्थ के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। आप कुछ भी समझ लें, ठीक है ना। तो हम कार्य ही करते हैं ताकि हम अर्थ कमा सके, मनी कमा सके और उसके बाद अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तो ये वही बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के समाजों में कार्य का सामाजिक संगठन। तो जो विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ पर समाज रहे हैं उनमें किस किस प्रकार के कार्य रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के समाज हम कार्ल मार्क्स भी बताएंगे, हम इंडियन जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो किस किस प्रकार के कार्य किस किस निश्चित समय में रहे हैं। दास समाज रहा हमारे यहाँ, सामंती समाज रहा है, औद्योगिक या पूंजीवादी समाज भी रहा है। तो आपको पता है स्लेवरी सोसाइटी रही है, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी रही है और अभी नाउ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी भी चल रही है जिसे हम मार्केटाइजेशन भी कहते हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीटली आपको हेल्प करेगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी का जो फर्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन में, वहां पर आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कार्य का औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन। तो आप देखिएगा कार्य दो तरीके से होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो जो औपचारिक होता है उसे अच्छा माना जाता है क्योंकि वहां पर निश्चित रूप से कंपनी एक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है, सारी चीज़ें होती हैं, छुट्टियां, अवकाश, काम के घंटे, सब कुछ तय होते हैं। लेकिन दूसरा होता है अनौपचारिक संगठन, जहाँ पर किसी व्यक्ति का शोषण होता है, खास तौर से जैसे हमारे देश में जो महिलाएं हैं, जो मजदूर वर्ग हैं या गरीब वर्ग हैं, वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए इसी वजह से कहा जाता है कि इनका ज़बरदस्त शोषण होता है, खास तौर से महिलाओं का। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप देख लें कि बिल्कुल भी टफ टॉपिक्स नहीं है और आपकी हर जो अनदर टॉपिक्स भी हैं उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है उसी में श्रम एवं समाज। तो आप देख लें, तो श्रम एवं समाज, तो लेबर एंड सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे यहाँ पर श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की रही, किस तरीके से चीज़ें रहीं, सोसाइटी में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, लोगों की सोच में क्या बदलाव होने चाहिए, महिलाओं की हिस्सेदारी उस श्रम बल में या कार्यबल में किस प्रकार की होनी चाहिए या नहीं है तो क्यों नहीं है, उन तरीके की चीज़ों को हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है राजनीति एवं समाज, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोशियोलॉजी का सिलेबस इस तरीके का है कि आप इसको पढ़ ले तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिनके टॉपिक्स यहाँ पर बैठे बैठाए बहुत ही आराम से कवर किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप इकोनॉमी की बात करें, अगर आप राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें या फिर जीएस के सब्जेक्ट्स में इंडियन सोसाइटी की, इंडियन इकोनॉमी की, एथिक्स की, एसए की बात करें, तो आप देखते हैं कि ये टॉपिक्स आपको कितनी अच्छी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और अपने आप में आप सोशलॉजी तो पढ़ ही रहे हो, तो एक पंथ दो काज आपके हो रहे हैं। तो अगर आप सोशलॉजी ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से जीएस में भी आपको सहायता कर रहा है, ठीक है।
तो सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत, तो यहां पर जो सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत है, हम इसमें भी वही बात करेंगे। वापस लिमिटेशन होगा यहां पर मार्क्स का, बेवर इत्यादि का, ठीक है ना। तो वही मतलब 3-4 जगह जो आपके थिंकर्स है वो वही रिपीट होते जाएंगे अपने आप। जो आप थिंकर्स पढ़ लेंगे तो वापस से वही उन्हीं के सत्ता के सिद्धांत बताएंगे, वही मार्क्स का, अमीर और गरीब वर्ग, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग। फिर यहाँ पर वेबर का वही कि चमत्कारिक सत्ता, औपचारिक सत्ता, इस तरीके की सत्ता को बताएंगे। तो मतलब वही चीज़ें जो हम थिंकर्स में पढ़कर आएंगे, बस उन बातों को हमें जस्ट यहाँ रख देना होगा, डिस्कशन करना होगा, ठीक है। फिर है सत्ता प्रवर्जन, तो सत्ता किस तरीके से एक से दूसरे के हाथों में जाती है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक से दूसरे के हाथ में, मतलब जिसे हम स्थानांतरण भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, तो उस तरीके को बोला जाता है प्रव्रजन। तो सत्ता किस तरीके से एक से दूसरे के हाथ में जाती है। अधिकारी तंत्र, देखिए यहाँ पर वही रिपीट हो गया, मैंने जो बोला था वही चीज। तो देखिए यहाँ अधिकारी तंत्र फिर रिपीट हो गया, तो यहाँ पर भी हम फिर किसकी बात करेंगे, मैक्स वेबर की, उनके ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे फिर से, दबाव समूह की, प्रेशर ग्रुप्स की, और राजनीतिक दल, पॉलिटिकल ग्रुप्स की। आप देख लीजिए अब ये पूरा टॉपिक आपको, ये पूरा का खा गा गा पूरा टॉपिक आपको हेल्प कर रहा है आपके पॉलिटी के पेपर में कंप्लीटली। देख लीजिए अगला टॉपिक, राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल समाज, विचारधारा, विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया और क्रांति। देख लीजिए कंप्लीटली आपको हेल्प कर रहा है किसके अंदर, पॉलिटी के अंदर। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो मच बेटर है कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहिए और सोशियोलॉजी के माध्यम से आप हेल्प लीजिए इसकी ओनली पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 4 टॉपिक्स, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर कर रहा है आपके पॉलिटी को। साथ साथ इंडियन सोसाइटी में हेल्प करेगा, अगेन ऐसे में आपके इंटरव्यू में बहुत जगह पर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म एवं समाज। अब देखिए हम धर्म की बात पहले बहुत अच्छी तरीके से करेंगे जब हम इमाइल दुर्खाइम को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी बात होगी। और फिर से हम बात करेंगे धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए कौन आ जाएंगे, फिर से वही थिंकर रिपीट होंगे, घूमेंगे, दुर्खीम आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे इत्यादि। तो वही थिंकर्स आएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा थिंकर एड ऑन नहीं होगा। तो वही थिंकर देखिए घूमकर इस टॉपिक में आ जाएंगे। फिर धार्मिक क्रम के प्रकार, जीववाद, एक तत्ववाद, बहुतत्ववाद, पंथ, उपासना पद्धतियां। देख लीजिए अब देख लीजिए कि किस तरीके से फिर से आपको पॉलिटी में, सोसाइटी में ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। पॉलिटी में आपको हेल्प करेगा यहाँ पर ये है आपका पंथ वगैरह हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करें एथिक्स वगैरह में आपको हेल्प करेगा जीववाद, एक तत्ववाद अगर हम बात करें, या फिर उसके बाद बहुतत्ववाद हो गया, उपासना हो गई, पद्धतियां, तो ये सब आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है आधुनिक समाज में धर्म एवं विज्ञान, धर्मनिरपेक्षीकरण, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद और मूल तत्ववाद। तो आप देख लीजिए फिर से यहाँ पर जो टॉपिक आया धर्मनिरपेक्षीकरण, ये तो ये फिर आपको हेल्प करेगा पॉलिटी में। धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद हेल्प करेगा, मूल तत्ववाद हेल्प करेगा, और बाकी देख लीजिए आधुनिक समाज में धर्म, ये आपको, और धर्म और विज्ञान। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि धर्म और विज्ञान का आपस में कनेक्शन क्या है। तो हम जानते हैं कि धर्म और विज्ञान अगर देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि विज्ञान जो है वो धर्म को डायरेक्ट फॉर्म में तो ना माने, लेकिन जैसे मैंने बोला था अभी आपको कि जो स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग हैं उन्होंने भी माना कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर तो है, तभी विज्ञान भी उन बातों को मान लेता है कि हाँ इसके बाद भी, इतने सारे रिसर्चेस के बाद भी अगर वो चीज़ें अपोजिट वे में सिद्ध होती हैं तो वास्तव में कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर तो जरूर है। और ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि धर्म में भी विज्ञान है। जैसे कि बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारी नदियों में सिक्का डालने का प्रचलन रहा, तो वो सिक्का डालने का जो प्रचलन है वो इसलिए रहा कि उससे पानी बिल्कुल साफ हो जाता था। तो शुरू से लोग तांबे के, सोने के, चांदी के सिक्के जब कोई नदी से जाते थे तो वो कहने के लिए उनकी धार्मिक मान्यता थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर नदियों को भी माँ का दर्जा दिया जाता है, तो उस वजह से उनमें सिक्का डालते थे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, पर उससे पानी फिल्टर हो जाता था। तो बहुत सारे ऐसे जो धर्म की चीज़ें आप देखिएगा जो विज्ञान के साथ जुड़ती है, जैसे कि हमारा टीका लगाना, तो टीका लगाना, जनेऊ पहनना,
जो मैं हिंदू माइथोलॉजी में बता रही हूँ, तो इस तरीके की चीजें, या नमाज को पैर फोल्ड करके पढ़ना, तो इन सब के पीछे भी क्या अपने साइंटिफिक मेथड्स हैं, तो उसकी बात हम बेसिकली यहाँ पर करेंगे। तो ये टॉपिक भी देख लीजिए कि टॉपिक सारे के सारे बहुत इजी हैं, आप देख लें, बहुत ज़्यादा इजी हैं, और मतलब जिसमें थोड़ा बहुत ही अगर हम अध्ययन कर लें, अगर टीचर की बातों को ही हम ठीक से सुन ले या समझ लें, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो सकती हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है इसमें नातेदारी की व्यवस्थाएं, तो किनशिप। ठीक है, तो किनशिप, तो इसे हम कहते हैं किनशिप, मतलब नातेदारी। तो देखिए कितना इजी टॉपिक है कि नातेदारी की व्यवस्था है, तो परिवार, गृहस्थी और विवाह। देखिए मतलब इससे आसान टॉपिक नहीं, और ये सेम टॉपिक आपके GS1 के इंडियन सोसाइटी में है। ये पूरा का पूरा, ये मतलब एक साथ है, इसमें गैप है, वो कोई बात नहीं है, पर ये 4 टॉपिक है, काका गागा। ये पूरा टॉपिक आपको हेल्प करेगा आपके इंडियन सोसाइटी के पेपर में, जो GS फर्स्ट में कवर होगा। पूरा टॉपिक देखिए, परिवार, हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे, परिवार क्या है, गृहस्थी क्या है, विवाह क्या है, विवाह के प्रकार क्या है, परिवार के प्रकार एवं उनके रूप के बारे में पढ़ेंगे। वंश क्या है, वंशानुक्रम क्या है, पितृतंत्र क्या है, मतलब जिसे हम कहते हैं पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। तो पितृसत्तात्मकता क्या है, पैट्रियार्की क्या, आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रम का लिंग आधारित विभाजन, तो आप देखिएगा हमारे यहाँ पर लेबर को जेंडर बेस्ड मतलब सेक्सुअल बेस्ड किया गया है, और श्रम का लिंग आधारित विभाजन मतलब कि महिला ये काम कर सकती है और महिला वो काम नहीं कर सकती है, पुरुष ये काम कर सकता है और पुरुष वो काम नहीं कर सकता है। तो आप देखिएगा कि एक डिवीजन कर दिया गया। ऑल्दो कि अगर वर्तमान समय में हम देखें तो 21st सेंचुरी में ये सारे के सारे हालात बदल रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हो रही हैं, बदल रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी समाज है तो उसमें चुनौतियां तो हैं, समाज है तो उसमें समस्याएं भी हैं और मुद्दे भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की बातों को हम यहाँ पर करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट, ये आपका सोशियोलॉजी तो कवर हो ही रहा है बच्चों, बट ये आपके GS1 के पेपर में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, और बहुत ईजी। आप देखिए पूरे डिस्कसिव मोड टॉपिक, और एक भी थिंकर इस्तेमाल नहीं होगा, एक सिंगल थिंकर भी। आप सोचो कि आपको लर्न करना पड़े, तो आप बिल्कुल इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति थी शायद जो आज आपको पता चली है कि अभी तक में ठीक है। तो यस, फिर देखते हैं उसी के आगे, उसी के नीचे एक है कि समसामयिक प्रवृत्तियां। ठीक है, तो समसामयिक प्रवृत्तियां उसी का एक और टॉपिक है। तो समसामयिक प्रवृत्ति का मतलब है कि करंट की जो हमारी उसमें सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो उसमें क्या है। तो देखिए सोशियोलॉजी मैंने आपको क्या बोला था कि लेकिन जुड़ा होगा वो करंट से। ठीक है, तो लाइक करंट सिनेरियो जैसे कि अभी लिव इन रिलेशनशिप, समझ रहे ना, क्योंकि हमने ऊपर परिवार वगैरह की बात की, विवाह की, तो लिव इन रिलेशनशिप आ जाएगा, ऑनर किलिंग आ जाएगी, सबरीमाला टेम्पल केस आ जाएगा, उसके अंदर एडल्ट्री का केस आ जाएगा। तो ये सारे केसेस जो है हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन, तो किस तरीके से आधुनिक समाज में सोशल चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से जो सोशल चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन तो बहुत है, तो सामाजिक परिवर्तन के पहले तो हम समाजशास्त्री सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, फिर विकास क्या है, पराश्रितता क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से जो वर्ग है, जो लोग है वो निर्भर कर रहे हैं, कितने लोगों का वेलफेयर हो रहा है, कितने लोगों का वेलफेयर नहीं हो रहा है। सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं, तो क्या क्या कारक है हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन के, सोशल चेंजेस है, साइंस है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है। आप देखिए इन सब लोगों ने आकर हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है, उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया और चेंज करने का काम किया। और देखिए अगला टॉपिक यहीं से उठकर आ गया जो मैंने बोला, शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। और देख लीजिए इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक ये है और इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक ये है, तो चाहे हम इसकी और इसकी बात इस टॉपिक में कर लें, समझ रहे हैं, और चाहे हम इसी टॉपिक के अंदर इसको सिर्फ सामाजिक परिवर्तन पढ़ के शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक मान लें। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब सिलेबस हमें लग रहा है
कि बड़ा बनाया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि सिलेबस एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा नहीं है। बस सिलेबस ये कि मतलब ये टॉपिक्स अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता था कि, और आपको पता है कि यहाँ पर इसका ये फर्स्ट पेपर खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है दैट इज फिनिश्ड। ये ऊपर मैंने जो भी अब तक बताया, यहां से आपका सेकंड पेपर है, ठीक है ना। तो ये ऊपर तक मैंने जो भी बताया इतना, यहां तक सामाजिक परिवर्तन तक, तो विद्या शाखा से लेकर सामाजिक परिवर्तन, गौर कीजिएगा, तो विद्या शाखा से लेकर सामाजिक परिवर्तन मैंने जो बताया, यहां पर आकर आपका पेपर खत्म हो जाता है, फर्स्ट पेपर। अब देखिए, सिर्फ सिलेबस पढ़ने में ही आपको लगा होगा कि वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, आप सिर्फ 6 थिंकर्स को लेकर अगर परेशान हैं तो प्लीज अपने आप सारे डाउट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और अगर वो इच्छुक है कि वो समाजशास्त्र के साथ अपने भविष्य का निर्धारण करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। और आप इस सब्जेक्ट के साथ जरूर आगे बढ़ें। स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, करंट अफेयर्स को कवर करता है, देन आपको इकोनॉमी में हेल्प करता है, आपको GS1 में हेल्प करता है, GS2 में हेल्प करता है, आपको GS3 GS4 में भी हेल्प करता है, सॉरी GS5 में हेल्प करता है। तो आप ये देखिए ना कि आपको लगभग ऐसे राइटिंग में हेल्प करता है, इंटरव्यूज में हेल्प करता है। तो मतलब आई थिंक सो कि मतलब आपको बिल्कुल इसके लिए थोड़ा भी आपको भ्रम में नहीं रहना चाहिए और आपको अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है हमारा फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारा यहां से शुरू होता है सेकंड पेपर, ठीक है। यहां से शुरू होता है हमारा सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर मैंने आपको पूरा बता दिया, उसके सिलेबस के बारे में, सारी चीजों के बारे में। तो यहां से शुरू हो रहा है, सॉरी, तो यहां से शुरू हो रहा है हमारा सेकंड पेपर, ठीक है। ये यहां से, तो भारतीय समाज, ये गलती से देखिए, ये मिस प्रिंटिंग है, तो भारतीय समाज की में, यहां पर में होना चाहिए, तो भारतीय समाज में संरचना एवं परिवर्तन। तो भारतीय समाज में संरचना एवं परिवर्तन, तो सोशल चेंज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो यहां पर देखिएगा, पहला है भारतीय समाज का परिचय। अब ये जो पेपर है देखिएगा, तो यहां से एक तरीके से मैं, हाँ साथ साथ ये भी बता दूं कि बेसिकली यहां से शुरू हो जाती है आपकी इंडियन सोसाइटी फाइनली, ठीक है। फाइनली आपका क्या शुरू हो जाती है, इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय समाज। अब नाउ यू आर कंप्लीटली फ्री, नाउ देयर विल बी नो एनी थिंकर। अब यहां पर कोई थिंकर नहीं होंगे, ठीक है ना। जो थिंकर है वो इजी, बस हमारे ये थिंकर है घुरिये, श्रीनिवासन एंड देसाई। वेरी इजी, वेरी इजी, 11th क्लास की बुक से कवर हो जाएंगे, NCERT से, यू डोंट वरी एट ऑल। तो अगर आप कोई भी डर अपने अंदर लेकर बैठे हैं मैंने क्या बोला, तो वो सारा निकाल दें। फर्स्ट पेपर में सिर्फ आपके 6 थिंकर हैं जो आपको स्टोरी टेलर की तरह मैं बताऊंगी और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पेपर में आप देख लीजिए, आपके सिर्फ 3 थिंकर हैं, दे आर वेरी इजी थिंकर्स। मतलब आप उन्हें पढ़ेंगे तो घुरिये तो आपको बहुत जगह पर हेल्प करेंगे, आप इन्हें पढ़ेंगे श्रीनिवासन और देसाई भी आपको बहुत जगह पर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनका नाम आए दिन सोसाइटी के अंदर जो है आता रहेगा। तो देखिएगा, तो भारतीय, इसमें जो पहला टॉपिक है वो यही है कि भारतीय समाज का परिचय, ठीक है। तो भारतीय समाज का परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भारतीय समाज के परिचय में हम देखेंगे पहला टॉपिक है भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये 3 मेन टॉपिक्स में बटा हुआ है। मतलब जो इंडियन सोसाइटी पूरा का पूरा 1, 2 है, ये मेनली एक्चुअली देखा जाए तो इसमें 3 ही टॉपिक्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेन जो टॉपिक है वो 3 है, वो 3 टॉपिक के अंदर फिर उनके सब टॉपिक्स हैं, सब पार्ट्स हैं। तो कहने मात्र के लिए आता यही है कि वो 3 टॉपिक के, बट ऑब्वियसली 3 टॉपिक नहीं है, उनके सब पार्ट्स भी है। तो भारतीय समाज के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, तो भारतीय समाज का अध्ययन किन्होंने किया, किन्होंने भारतीय समाज को उस सीमा तक पहुंचाया, किन्होंने भारत के अंदर समाज शास्त्र नाम के विषय की स्थापना का कार्य किया, ठीक है। किन्होंने अपना योगदान दिया और ये बताया कि हम किसे कहते हैं, मतलब समाजशास्त्र क्या है, उसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, और एक विद्या शाखा के रूप में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इनकी स्थापना का कार्य किया। तो उसमें प्रमुख रूप से आते हैं गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये, ठीक है, MN श्रीनिवासन, ठीक है, मैसूर नरसिंहाचार श्रीनिवासन और AR देसाई, अक्षय रमनलाल देसाई, अक्षय
रमन लाल देसाई। तो ये 3 थिंकर्स है हमारे, घुरिये, श्रीनिवासन और देसाई। दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। देखिए कितना इजी टॉपिक है, एक तरीके से जो आपकी हिस्ट्री से कवर होता है, इतिहास से। तो देख लीजिए जो मैंने बातें बोली थी वो कुछ गलत नहीं थी, कि लगभग आपके सारे जीएस के सब्जेक्ट में ये हेल्प करेगा। तो भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि देखिए, कंप्लीट हिस्ट्री का टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ठीक है, कैसे लोगों के मन में ये बात आई कि हमें राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना है, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के लिए हमें कुछ करना है। तो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो आपको पता है कि लगातार हमारे यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन, और जब से हम खास तौर से ग्लोबलाइज्ड हुए हैं, मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो जब से हमारे यहाँ पर एलपीजी आया है 1991 से, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर बेसिकली जो हमारी परंपराएं हैं उनका आधुनिकीकरण होता चला जा रहा है। लेकिन एक हम कहते हैं ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो निकल कर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोकलाइजेशन। तो मतलब ग्लोबल और प्लस लोकल, तो वैश्विक और प्लस लोकल का जो मिश्रण है वो निकल कर हमारे सामने आ रहा है। औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन, तो जब हमारा औपनिवेशिक काल चल रहा था तो किस तरीके के विरोध हुए और किस तरीके के आंदोलन हुए। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपका हिस्ट्री से कनेक्टेड है, देख लीजिए हिस्ट्री से कंप्लीटली। ऊपर का पूरा टॉपिक मैंने क्या बताया, उसके पहले के वो सोसाइटी से थे, कोई पॉलिटी से थे, और देख लीजिए यहाँ पर अगर आप आते हैं तो एक तरीके से आपके लिए हिस्ट्री रिपीट होती है। और नेक्स्ट सामाजिक सुधार, तो वही चीज हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर एक्सेट्रा जैसे लोगों ने किस तरीके से हमारे यहाँ पर सुधार का जो काम है वो हमारे यहाँ पर किया। तो ये आपका टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम उसी के आगे बात करते हैं। देखिए फिर है सामाजिक संरचना, ठीक है, ये कुछ मिस प्रिंटिंग है जो इस तरीके के वर्ड है, सॉरी, ठीक है। तो सामाजिक संरचना, तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, तो ये क्या है, सामाजिक संरचना। तो अब सामाजिक संरचना में बहुत सी चीजें आती हैं, मतलब अगर हम किसी सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जाति भी है, उसमें धर्म भी है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसमें शहरी क्षेत्र भी है, आप देख लीजिए। तो उसमें प्रत्येक प्रकार की, उसमें भाषा भी है, उसमें संस्कृति भी है। तो उसमें से मुख्य मुख्य विषयों को लेकर ये जो मेन टॉपिक है, जैसे मेन टॉपिक पहले क्या था, तो भारत के बारे में जानना, मैंने बोला ना कि मेन 3 टॉपिक्स हैं। फिर ये दूसरा मेन टॉपिक है, फिर जिसके अंदर आपको ये सब टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है ग्रामीण एवं कृषि सामाजिक संरचना। ऑब्वियस सी बात है, हम भारतीय समाज की बात करें और भारतीय गांव और भारतीय कृषि की बात ना करें, इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर हमें भारत को समझना है तो वही गांधी जी के स्टेटमेंट से हम, उनके कथन से हम दूर नहीं हो सकते कि अगर हमें भारत को समझना है तो हमें भारतीय गांवों को समझना पड़ेगा, हमें भारतीय ग्रामीण सभ्यता को समझना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर वही है। तो हम भारतीय ग्राम का विचार और ग्राम अध्ययन, हम इसके ऊपर बात करेंगे। कृषि की सामाजिक संरचना, पट्टेदारी प्रणाली का विकास और भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, आप देख लीजिएगा। ये दोनों टॉपिक साथ ही साथ अलॉन्ग विथ आपके इकोनॉमी से कनेक्टेड है, देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। ये दोनों टॉपिक आपके प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी में कनेक्टेड है। और जाति व्यवस्था, तो जाति व्यवस्था आपको कहाँ कहाँ पर हेल्प नहीं करेगी, मैं क्या बताऊं, खास तौर से इंडियन सोसाइटी और हिस्ट्री में ये आपको हेल्प करेगी। तो जाति व्यवस्था, ठीक है। तो देखते हैं जाति व्यवस्था के अंदर क्या क्या है। तो ये देखिएगा, ये हेडलाइन है जाति व्यवस्था, ठीक है, टॉपिक है, मैं इसको ऊपर कर रही हूं। तो जाति व्यवस्था के अंदर हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। जाति व्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पर जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए, घुरिये, श्रीनिवासन, और सिर्फ 2 थिंकर आपके लिए ऐड हो रहे हैं जो इंडिया के, ये लुई ड्यूमा एंड आंद्रे बेतेई, ठीक है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिश थिंकर्स थे जो इंडिया के आकर अंदर वर्क कर रहे थे और बहुत अच्छा वर्क करके ये इंडिया के ही होकर रह गए थे। तो बहुत छोटे छोटे इनके कॉन्सेप्ट है लुई ड्यूमा और आंद्रे बेतेई के। फिर है जाति व्यवस्था के अभिलक्षण, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं,
मतलब हम जाति व्यवस्था को जाति कैसे कहते हैं, मतलब हम कैसे किसी जाति की पहचान करते हैं। तो आप देखिएगा उनके कौन सिम्टम्स होते हैं, उनके विवाह के अपने लक्षण होते हैं, मतलब विवाह के निश्चित कुछ नियम होते हैं, खान पान के नियम होते हैं, उठने बैठने के नियम होते हैं, दिन तीज त्योहारों को मनाने के नियम होते हैं। तो इस तरीके के उनके कुछ गॉड या गॉडेसेस जो अलग होते हैं, तो उन बेसिस पर हम जाति व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। और देन अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, तो आप जानते हैं जिसको आर्टिकल 17 में हमारे यहाँ पर अबॉलिश किया गया है। तो आप देख लीजिए तो उसके रूप और परिप्रेक्ष्य हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या है। देन भारत में जनजातीय समुदाय, फिर वही बात है, अगर हम ग्रामीण अध्ययन करेंगे, कृषि का अध्ययन करेंगे, तो हम इस देश की जाति और जनजाति को ही पढ़ेंगे, मतलब एससी और एसटी जो हमारे यहाँ के ओरिजिनल डोमिसाइल्स बोले जाते हैं, हम उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम जनजातीय मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली हम जिन्हें एसटीज कहते हैं, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, एसटीज कहते हैं, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, हम जिन्हें जंगली, आदिवासी, ठीक है, गिरिजन, गांधी जी ने नाम दिया था, हम इन नामों से भी इन्हें बुलाते हैं। तो पहले इनकी परिभाषित समस्याएं क्या है, मेन इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो दूर दराज के सुदूर जंगलों में, घने क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे जनजातीय समुदाय के लोग हैं, उनकी क्या मुख्य रूप से समस्याएं, उसकी बात करेंगे। उनके भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, मतलब कि किस क्षेत्र में उनका ज़्यादा निवास है। जैसे कि आप सामान्य रूप से जानते हैं कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर, आपको पता है झारखंड के अंदर मुख्य रूप से, और बाकी तो आंध्र प्रदेश, बहुत जगह पर जो जनजातियां हैं वो पाई जाती है, महाराष्ट्र के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पर मुख्य रूप से तो उनके इस भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे। और ये टॉपिक भी आपको देखिएगा सोसाइटी के अंदर हेल्प करेगा, याद रखिएगा। तो ये टॉपिक भी आपको कंप्लीटली, ये पूरा टॉपिक, पूरा ये जो पूरा टॉपिक है, ये आपको वापस से इंडियन सोसाइटी के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। फिर औपनिवेशिक नीतियां एवं जनजातियां, तो क्या औपनिवेशिक नीतियां रही, ठीक है, जनजातियों के लिए, और क्या प्रभाव रहा जनजातियों के ऊपर, तो उनकी बात करेंगे। और उनके एकीकरण और स्वायत्तता के मुद्दे क्या है। तो आप देखेंगे कि हम चाहते हैं उनका एकीकरण हो, लेकिन जनजातियां चाहती हैं अपनी स्वायत्तता, अपनी ऑटोनॉमी, और इसीलिए वो चाहती हैं हमारे जड़, जमीन और जंगल्स के ऊपर किसी की भी एंट्री ना हो, किसी का भी जो प्रभाव है वो ना हो। और उसके कारण से आपको पता है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या जन्म लेती है, जिसे हम कहते हैं नक्सलवाद, नक्सलिज्म। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिर यहाँ पर भारत में सामाजिक वर्ग। तो भारत में सामाजिक वर्ग, ठीक है, उसी टॉपिक के अंदर सब कुछ चल रहा है, देख लीजिएगा। तो अब भारत में सामाजिक वर्ग कौन कौन से हैं। तो भारत में सामाजिक वर्ग कौन कौन से, कृषक वर्ग संरचना, औद्योगिक वर्ग संरचना, और भारत में मध्यम वर्ग। तो कृषक वर्ग की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या संख्या है, क्या जनसंख्या है, ठीक है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं वो। औद्योगिक वर्ग, आपको पता है कि औद्योगिकरण के लिए लगातार हमारे यहाँ पर सरकारें प्रयास कर रही हैं, ठीक है, बहुत से स्कीम्स को चला रही हैं। तो किस तरीके से इस वर्ग की समस्याओं या चुनौतियों को समझकर उन्हें दूर किया जा सकता है। और भारत में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग की मुख्य रूप से समस्याएं क्या हैं, तो उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है भारत में नातेदारी की व्यवस्थाएं। तो नातेदारी मैंने बताया था किनशिप। तो भारत में वंश क्या रहे हैं, वंशानुक्रम क्या रहा है, नातेदारी व्यवस्थाओं के प्रकार क्या है हमारे यहाँ पर। जैसे कि हमारे यहाँ पर दो तरीके की नातेदारी पाई जाती है, एक तो वैवाहिक नातेदारी और दूसरी जो जन्मजात नातेदारी है, मतलब रक्त संबंधी नातेदारी, ठीक है। तो हमारे एक रक्त संबंधी होते हैं नातेदार, और दूसरे हमारे वैवाहिक नातेदार होते हैं जो विवाह के बाद बनते हैं। भारत में परिवार और विवाह, तो देखिए इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ेंगे, अपने सोशियोलॉजी फर्स्ट के टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सल फॉर्म में पढ़ेंगे, हालांकि चीज़ें वही होंगी, पर यहाँ पर हम प्योरली पढ़ेंगे भारत में परिवार और भारत में विवाह के बारे में। तो 8 विवाह के प्रकार पढ़ेंगे, परिवार के प्रकार पढ़ेंगे। परिवार के घरेलू आयाम क्या है, मतलब हम परिवार के अंदर क्यों जुड़े रहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। तो परिवार में जुड़ने के हमारे क्या कारण है, तो ये बहुत पूछता है यूपीएससी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और फिर देखिए ये टॉपिक पूरा रिपीट कर दिया गया, अगर आप ठीक से देखेंगे तो हमने इसको पहले इस टॉपिक को पढ़ा था। आप देखिए मतलब जो सोशियोलॉजी फर्स्ट का जो पेपर था, और देखिए बराबर इस पूरे टॉपिक को पितृतंत्र, हकदारी, और देख लीजिए श्रम का लिंगाधारित विभाजन,
देखिए ये टॉपिक पूरा का पूरा रिपीट कर दिया गया और मेरी बात आपको दोबारा प्रूफ हो गई कि सोशियोलॉजी का सिलेबस बहुत छोटा है। वो लग रहा है बहुत बड़ा पर एक्चुअली बहुत छोटा है। तो आप देख लीजिए, तो ये फिर से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अगेन अगेन एंड अगेन आपको इंडियन सोसाइटी एंड एसे राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्म एवं समाज। देखिए धर्म एवं समाज, तो ये है धर्म एवं समाज। तो अब देखिएगा धर्म एवं समाज, इसमें हमें पढ़ना है वही। देखिए ये टॉपिक भी हमारे किस में था, सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में था। तो भारत में धार्मिक समुदाय, तो भारत में आपको पता है कि 6 महान धर्म है मुख्य रूप से, और धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या है। तो जो माइनॉरिटीज हैं, खास तौर से मुस्लिम, अगर हम बोले कि जैसे हिंदू मुस्लिम में क्लैश भी बहुत रहता है, और दो कि हमें सब माइनॉरिटीज की बात करनी है, तो माइनॉरिटीज के हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, और ये टॉपिक अगेन आपको हेल्प करेगा ऐसे राइटिंग में, इंटरव्यूअर के सामने और इंडियन सोसाइटी के पेपर में। फिर नेक्स्ट है भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो भारत में सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या दृष्टिकोण हैं, तो मतलब भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस प्रकार से लाया जा सकता था। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले जो भारत ने काम किया था वो विकास आयोजना, मतलब जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था अपने यहाँ पर, ताकि हमारे यहाँ पर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर काम कर सके। और दूसरा विकास आयोजना, मतलब हमने प्लानिंग को अपनाया था। देन है संविधान विधि एवं सामाजिक परिवर्तन। तो आप देख लीजिए कि ये टॉपिक आपको इकोनॉमी में हेल्प करेगा कंप्लीटली, एंड ये पूरा टॉपिक आपको पॉलिटी के अंदर हेल्प करेगा। तो संविधान के बारे में, विधि एवं सामाजिक परिवर्तन, बहुत ही सामान्य टॉपिक है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर देन मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ये देखिए, तो अब ये आया। देन उसी में देखिएगा, ये देखिएगा इसी का भारत में सामाजिक परिवर्तन की दृष्टियां, मतलब तीसरा मेन टॉपिक शुरू हो चुका है। अब बाकी के जो सब टॉपिक्स होंगे वो इसी के अंदर होंगे। तो मेरी बात प्रूफ हो गई कि मेनली जो सोशियोलॉजी उसमें सेकंड पेपर में 3 ही टॉपिक्स है मेन, बट उसके बाकी क्या है सब टॉपिक्स है। तो ये देख लीजिए, तो अब यहां तक मैंने आपको बताया, और ये देख लीजिए ये उसी का तीसरा सब टॉपिक है जो है शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन। तो आप देखिए ये टॉपिक भी हमारा किस में था, सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में था। अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रही हूं कि आप एक बार पढ़ना शुरू करो। टोटल मिलाकर अगर आप सोशियोलॉजी में देखेंगे टोटल, तो एक्चुअली मतलब जो टॉपिक्स है मतलब 10 उसमें और 3 मेन इसमें है। तो देखा जाए तो एक्चुअली टॉपिक्स आपके लिए 10 के 10 ही है, अगर आप ठीक तरीके से देखें, क्योंकि 3 से 4 टॉपिक तो पूरे यहाँ से मर्ज है दोनों पेपर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारत में ग्रामीण एवं कृषिक रूपांतरण। तो भारत में किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं गांव और अपने किसानों का। तो उसमें देखिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बात होगी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम CDPs कहते हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात होगी, और गरीबी उन्मूलन योजनाएं। ठीक है, हरित क्रांति और सामाजिक परिवर्तन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद समानता लेकर आया कि असमानता लेकर आया, उसकी बात करेंगे। भारतीय कृषि में उत्पादन की बदलती विधियां क्या है। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर एक आपके सिलेबस में इकोनॉमी के बेसिकली एक वो है टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉप पैटर्न, फसल प्रारूप। तो देखिए ये टॉपिक पूरा आपको वहां पर हेल्प करेगा। और देन ग्रामीण मजदूर बंधुआ एवं प्रवासन, मतलब माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स। तो ये पूरा टॉपिक अगर आप ठीक से आ जाएं तो अगेन आपको इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। अगेन ये पूरा टॉपिक आपको जबरदस्त इकोनॉमी के अंदर पूरा ये टॉपिक है
जिसे हम भारतीय कृषि के नाम से पढ़ते हैं, बस उसी को हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, भारत में ग्रामीण एवं कृषक रूपांतरण। तो देखिए पूरा टॉपिक अगर आप यूपीएससी का सिलेबस उठाकर देख लें, इकोनॉमी का, जीएस का 3 में, तो आप देख लें पूरा ये टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ईजी, मतलब ये पेपर लाइक अगर मैं आपसे वादा करूं तो पहला पेपर आपका 2 से 2.5 महीना ले सकता है, लेकिन ये सेकेंड पेपर मुश्किल से 1-1.5 महीने के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। तो टोटल जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है मैं 3 से 3.5 महीने के अंदर टोटली कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, ठीक है। तो भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, ठीक है। तो भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, तो भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, तो आपको पता है कि मुख्य रूप से नेहरू जी ने 1956 से अपने सेकेंड 5 ईयर प्लान से बेसिकली भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास करने का काम किया। भारत में नगरीय बस्तियों की वृद्धि बिल्कुल होगी, नगरीय बस्तियों की वृद्धि, क्योंकि अगर खेती बाड़ी में आउटपुट कम होगा, उसका जीडीपी में कंट्री कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे किसान भाइयों को हानि होगी, और किसान भाई लगातार मजदूरी के लिए माइग्रेशन करेंगे, मतलब शहरों की ओर, और उस वजह से शहरों में नगरीय बस्तियों की वृद्धि होगी। इसी तरीके से श्रमिक वर्ग, ठीक है, श्रमिक वर्ग संरचना और वृद्धि वर्ग संगठन। तो श्रमिक वर्ग की संरचना क्या है हमारे यहाँ पर, किस प्रकार से श्रमिक वर्ग में हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर लगातार जो फिजिकल लेबर करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, और वर्ग संगठन क्या है, क्लास कंपोनेंट क्या है, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फिर देन उसी के आगे मैं चेंज कर रही हूँ, देखिए ये यहाँ से आ जाएगा, देखिएगा यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो अनौपचारिक, तो देखिएगा अब अगर हम अनौपचारिक से बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्र ये वही चीज है जो मैंने पहले बोला था, और ये चाइल्ड लेबर। तो अनौपचारिक क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप से हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर कोई नीति नियम, कोई इंश्योरेंस, कोई लॉ, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए डेफिनेटली बात हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि अभी अगर हम इसी अनौपचारिक क्षेत्र को लेकर बात करें तो आपने सुना होगा कि अभी गिग अर्थव्यवस्था की बात बहुत हो रही है, शायद आपने सुना होगा, और इंडियन सोसाइटी के पेपर में गिग इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे गए हैं, किसको, गिग इकोनॉमी को लेकर। तो वो अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ही कवर हो रही है, क्या, गिग इकोनॉमी। फिर नगरीय क्षेत्र में गंदी बस्ती एवं बंचन, वही चीज आ गई, स्लम एरिया, ठीक है, हमारे यहाँ पर। फिर डिप्राइवेशन है, वहाँ पर देखिए मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ हैं, हैजा, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ठीक है, और साथ में स्लम में भी हमारे यहाँ पर डेफिनेटली वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज राजनीति एवं समाज। तो आप देख रहे हैं कि बराबर तरीके से जो सोशलॉजी है एक एक कंपोनेंट के साथ सबको जोड़ने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर उसने समाजशास्त्र के साथ राजनीति को जोड़ा, और अगेन देख लीजिए पहले के टॉपिक्स की तरह ये पूरा टॉपिक आप देख लें, ये पूरा टॉपिक आपके पॉलिटी में वापस से अगेन एंड गवर्नेंस में कवर हो रहा है, आप देख लीजिए पूरी तरीके से। तो राष्ट्र, लोकतंत्र एवं नागरिकता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवचन, क्षेत्रीयतावाद एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण। तो देखिए जो सोशियोलॉजी फर्स्ट में हमने पढ़ा था, अगेन देखिए आपके सामने ये प्रूफ है कि दोबारा ये टॉपिक फिर से पूरी तरीके से रिपीट हो रहा है, और ना तो वहां पर कोई थिंकर थे और ना तो यहाँ पर कोई थिंकर है। तो मतलब हम जो चीजें वहां पर पढ़कर आ जाएंगे कंप्लीट इनको हमको यहाँ पर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। नोट्स भी सेम होंगे आपके लिए जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। और आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से कृषक एवं सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है। तो सामाजिक आंदोलन ऑब्वियसली बात है हमारे समाज में किसके किसके हुए, किसानों के हुए, महिलाओं के हुए, एससी समूह के हुए, एसटी समूह के हुए, माइनॉरिटीज के हुए, तो उसी को लेकर वो बात कर रहे हैं। तो किसान एवं किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, जैसे कि अभी वर्तमान में किसान आंदोलन आपको पता है काफी फेमस रहा, जो हमारे 3 कृषि नीतियों को लेकर, कृषि बिल्स को लेकर रहा। और महिला आंदोलन में आपको पता है कि वर्तमान समय में हैशटैग मीटू को बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो बाकी हम इसमें और भी आंदोलन पढ़ेंगे। और पिछड़ा वर्ग एवं दलित वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और दलित वर्ग मतलब एससी, तो इनके भी जो आंदोलन है तो उनके बारे में इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर वो है जनसंख्या गतिकी एवं सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। तो देखिएगा ये है जनसंख्या गतिकी, ठीक है, ये 2 टॉपिक आपके लास्ट है।
तो जनसंख्या गतिकी मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर जिसे हम डेमोग्राफी भी कहते हैं, तो ये डेमोग्राफी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये पूरा जो टॉपिक है ये आपको अगेन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी में आपको हेल्प करेगा। तो इसमें है जनसंख्या का आकार, वृद्धि, संगठन एवं वितरण। तो किस तरीके से हमारे यहाँ पर आपको पता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या की अगर आप वृद्धि का संगठन और वितरण देखें तो वो बहुत असमान है। मतलब कहीं पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं पर जनसंख्या बहुत कम है। जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में आप देखें तो लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। मुंबई के अंदर अगर आप देखें, और वहीं पे अगर हम गांव देखें तो लगातार हम सुन रहे हैं कि गांव खाली होते चले जा रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में अब फायदा नहीं रह गया। उस कारण जनसंख्या वृद्धि के घटक जन्म, मृत्यु, प्रवासन। तो जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या घटक है, या तो जन्म है, या मृत्यु है, या प्रवासन है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जन्म दर थोड़ी कम है, लेकिन मृत्यु दर बिल्कुल रुक गई है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ टेक्निकल इनोवेशन एंड द मेडिकल इनोवेशन। तो हमारे यहाँ पर चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण तो जन्म तो ठीक ठाक है कि एवरेज हमारे यहाँ पर 2 या 3 बच्चे जन्म ले रहे हैं, लेकिन मृत्यु है और प्रवासन बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा माइग्रेशन, मतलब हम जनरली कहते हैं ना कि पूरा का पूरा यूपी, बिहार, जो एमपी है, लगभग ऐसा लगता है कि वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर यहाँ पर आकर बस चुका है। तो उसकी वजह से भी क्या है कि एक कुप्रबंधन उपस्थित होता है। फिर है जनसंख्या नीति एवं परिवार नियोजन। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 की है, और उसके बाद कोई नई जनसंख्या नीति हमारे यहाँ नहीं बनी है। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिन्हें शुरू किया था लेट मिसेस इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, आपको पता है। लेकिन उसके साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी रहीं और किस तरीके से जनता पार्टी ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम में बदल दिया। और अब देख लीजिए कि अभी सब जगह पर लगभग बात हो रही है कि 2 बच्चे ही होने चाहिए, लेकिन खैर ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, परिवार नियोजन के बारे में। और फिर इसी में है जो हमारा जो टॉपिक है वो है उसी मुद्दे से संबंधित। आप देखिएगा इसी से जनसंख्या गतिकी से ये का, खा, गा और अगला मुद्दा संबंधित है। और उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, और वो है हमारा यहाँ पर उभरते हुए मुद्दे, वही करंट इश्यूज, काल प्रभावन, क्या टाइम का इफेक्ट है, वही लिंग अनुपात, सेक्स रेशो की बात करेंगे, बाल एवं शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, और जनन स्वास्थ्य की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, है ना, इन सब की, और मैटरनल हेल्थ के बारे में। तो आपको पता है कि ये जो इश्यूज हैं तो ये लगातार हमारी पॉपुलेशन से जुड़े हैं। और अगेन ये इशू भी आपको इकोनॉमी में भी हेल्प करेंगे एंड पॉलिटी में भी आपको हेल्प करेंगे। एंड दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक, सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां। तो जिस तरीके से सामाजिक संरचना हमारी बदल रही है, तो उसको लेकर किस तरीके की जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, ठीक है ना, हम उनकी बात भी यहाँ पर करेंगे। तो जैसे विकास का संकट विस्थापन, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, और आप देख लीजिए संपोषणीयता, मतलब जिसे हम कहते हैं क्या, सतत विकास की जो समस्याएं हैं वो भी हमारे यहाँ पर बेसिकली जन्म ले रही है। गरीबी, वंचन और असमानताएं, स्त्रियों के प्रति हिंसा, आपको पता है कि जैसे कि घरेलू हिंसा, ठीक है, इन सब की बात इत्यादि की बात होगी, इसी की ही बात नहीं होगी, इत्यादि की बात होगी। जाति द्वंद्व, निर्जातीय द्वंद्व, इसे हम कहते हैं क्या भाई, क्लास कॉन्फ्लिक्ट या कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, निर्जातीय द्वंद्व, एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, और धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, वही धर्मनिरपेक्षीकरण, असाक्षरता तथा शिक्षा में समानताएं। तो इलिटरेसी और लिटरेसी से संबंधित जो चीजें हैं वो भी बात हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो ये था आपका जो जितने भी एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं, तो ये पूरा एक होल सिलेबस का एक बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू है। और फाइनली जो आपको अपने पूरे इसके लिए पढ़नी है बुक्स, अगर आप बेसिक लेवल पे चाहते हैं तो आप NCERTs का अध्ययन कर लें, और 11th एंड 12th क्लास के NCERTs, ठीक है, दोनों में लगभग 2 बुक्स है, 11th और 12th में, तो कंप्लीटली 4 बुक्स है। तो इनका अध्ययन आप घर बैठे
कर लें, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप घर बैठे इनका अध्ययन करें। 4 बुकें लगभग आपके लिए एनसीईआरटी की, 2 11th क्लास की और 2 12th क्लास की। तो जब तक आप चाहते हैं कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करें, खासतौर से मलूका आईएएस एकेडमी को और मुझे डॉक्टर स्मिता पाल को, तो तब तक के लिए आप बिल्कुल अपने घर से इन एनसीईआरटी बुक्स का जो है अध्ययन कीजिए, ताकि आपका बेसिक कवर हो सके और आप न्यूज़पेपर्स का जो अध्ययन है वो डेली करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो ये था आपके लिए पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू जो मैंने बहुत ही हार्डवर्क के साथ बहुत शॉर्ट वे में आपको देने की कोशिश की है। और इस तरीके से बस बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ज़रूर, और ताकि हम लोग को भी उससे हिम्मत मिलती है कि हम हर दिन आप लोग के लिए कुछ ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो उपलब्ध कराते रहे। और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 शॉर्ट टॉपिक्स आपको बता दूँ, ताकि आपको मेरे टीचिंग का जो वे है, वे ऑफ मेथड है, वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।